यह कहानी एक सबसे ताकतवर और निर्दयी राजा की है जो एक डिस्टोपियन दुनिया का शासक था, लेकिन अब उसका पुनर्जन्म एक दूसरी दुनिया में हो गया है। जैसे ही वो अपनी नई जिंदगी में आंखें खोलता है, वो खुद को एक नवजात शिशु के रूप में पाता है। उसके माता और पिता प्यार और खुशी से उसकी ओर देख रहे होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि उनके बच्चे की शक्ल सूरत उनसे मिलती जुलती है और वे बहुत खुश हैं। पिता का नाम रेनॉल्ड्स है और वो अपने बेटे का नाम आर्थर रखते हैं। वह चाहता है कि आर्थर उसे पापा कहे, लेकिन माँ एलिस कहती है कि आर्थर अभी बहुत छोटा है। जब ये दोनों माता पिता आर्थर के साथ मस्ती कर रहे होते हैं तो आर्थर सोचता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों खुद को उसके माता पिता कह रहे हैं। अगर ये सच में उसके माँ बाप है तो इसका मतलब है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मर गया और अब उसे अपनी यादों के साथ फिर से जन्म मिला है। आर्थर रात के तारों भरे आसमान की तरफ देखता है और यकीन नहीं कर पाता कि इतनी सारी जीतें और पूरी दुनिया पर राज करने के बाद अब वह एक बेबस बच्चे में बदल गया है। उसे बहुत शर्म महसूस होती है और ये बात कि उसे अब डकार लेना भी सीखना पड़ेगा उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करती है। हालांकि उसके माता पिता उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं है। उसे डायपर पहनना पसंद नहीं और हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो अपनी सुरक्षा के लिए बस एक मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। उसके पापा ये देखकर अपनी उंगलियां उसकी मुट्ठी के नीचे रखते हैं और अपनी पत्नी को दिखाते हैं कि उनका बेटा उन्हें कितना प्यार करता है और ज्यादा जोर से लगने पर वो खुद को गंदा कर देता है। अब उसकी माँ को उसे साफ करना पड़ता है और यह बात आर्थर को इतनी शर्मिंदा करती है कि वह रोने ही वाला होता है। उसे लगता है कि काश ये अजीब सपना खत्म हो जाए, लेकिन अफसोस यही उसकी नई सच्चाई है। इन्हीं सब के बीच आर्थर एक और अजीब बात देखता है। उसके पापा जादू कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। उसकी माँ भी जादू कर सकती है और अपने पति को ठीक कर देती है। अब आर्थर सोचता है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। पिछली जिंदगी में आर्थर को जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह इससे बेहद आकर्षित है और भी देखना चाहता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि ऐसा करने के लिए पहले उसे बड़ा होना होगा। इसी बीच उसके पापा जंगल में जाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने वाली जादू से एक जानवर को काबू में कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। आर्थर की बात करे तो उसके पास कोई और काम नहीं, इसलिए वह अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता है और जितना हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा करता है, क्योंकि हर दुनिया में ज्ञान ही असली ताकत है। शिकार से लौटने के बाद रेनॉल्ड्स घर आता है और आर्थर सोचता है कि क्या वह ऐसी दुनिया में है जहाँ हर इंसान को हथियार रखने की इजाजत है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। इसलिए आर्थर सोचता है कि उसे भी जल्द से जल्द ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि वह इस दुनिया में टिक सके। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अफसोस अभी वह उन्हें पूछ नहीं सकता। फिर भी इन सब परेशानियों के बीच वह खुश है, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ प्यार और अनमोल पल बिता रहा है। पिछली जिंदगी में उसे चैन से सोने की आजादी भी नहीं थी, क्योंकि हर रात दुश्मन उसे मारने की कोशिश करते थे। अब जब उसे शांति मिली है, वो अपनी इस नई दुनिया का धीरे धीरे हिस्सा बन जाता है। दिन, हफ्ते, शायद महीनों बाद वह रेंगना सीख जाता है और सीधे आईने के पास जाता है ताकि देख सके कि वो कैसा दिखता है। जब उसे रेंगना आ जाता है और अपने हाथ पैरों पर काबू मिल जाता है तो वह तब चुपचाप अपने बिस्तर से निकल जाता है। जब उसके माता पिता आसपास नहीं होते, वो लाइब्रेरी जाता है। वहाँ एक किताब उठाता है ताकि इस दुनिया के बारे में और जान सके। उसे पता चलता है कि जिस महाद्वीप में उसका जन्म हुआ है उसका नाम डिंकन है। डिंकन में 3 राज्य हैं। डार्वे राज्य जहाँ बौने रहते हैं, एलोनोयर राज्य जहाँ एक गहरे जंगल के भीतर एल्फ्स का शासन है और सैपेन राज्य जहाँ इंसान रहते हैं, जिनमें आर्थर भी शामिल है। आर्थर का देश एक राजशाही है, लेकिन यहाँ सिंहासन उत्तराधिकारी से मिलता है, न कि उसकी पिछली दुनिया की तरह जहाँ कोई भी राजा को मारकर राजा बन सकता था। इस दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आर्थर जादू से जुड़ी किताबें ढूंढता है और बहुत ही प्यारे तरीके से शेल्फ से किताबें निकालता है। किताब उठाते ही वह सोचने लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी इस नई दुनिया से कितनी विकसित थी। उसने जो किताब उठाई थी उसका मकसद ही यही था, उसे यह समझाना कि ऐसा क्यों है। अब वह इस दुनिया के जादू, जिसे लोग माना कहते हैं, को पढ़ने और समझने की कोशिश करता है। माना केवल पीढ़ियों से पीढ़ियों में ही पास हो सकता है और 100 में से केवल एक इंसान में ही यह ताकत होती है। इस दुनिया में माना के सिर्फ 2 रूप होते हैं, ऑगमेटिंग जिसमें माना से शरीर की ताकत को बढ़ाया जा सकता है और कॉन्ज्यूरिंग जिसमें माना को बाहर प्रोजेक्ट करके उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये पढ़ते हुए उसे अपनी माँ की जादू की ताकत याद आती है, जिससे साफ होता है कि उसकी माँ एक कंज्यूरर है। वो हर इंसान जिसमें माना होता है उसके अंदर माना कोर होता है, जिससे अधिकतर लोग किशोरावस्था में जुड़ना शुरू
करते हैं। अगर वे इसे अच्छे से सीख ले तो मेज बन सकते हैं, यानी एक शक्तिशाली जादूगर। ये सब पढ़ने के बाद आर्थर को लगता है कि ये तो उसकी पिछली दुनिया के काई जैसी अवधारणा है जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन साथ ही उसे शक होता है कि क्या ये ज्ञान सच में उसके काम आ पाएगा, क्योंकि वो खुद एक कुंफू योद्धा है। वो अपने अंदर के काई को जगाता है और ध्यान की स्थिति में एक विशेष स्तर तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ एलिस आ जाती है और उसे उठाती है और ध्यान से देखती है। पहले आर्थर को लगता है कि उसकी माँ को उसकी कोशिशों के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर माँ मुस्कुराकर बताती है कि शायद उसने खुद को गंदा कर लिया, और हाँ, बदबू भी उसी की गवाही देती है। जब एलिस उसे साफ करने जाती है, आर्थर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि यह शरीर तो जैसे एक जेल बन गया है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह और ताकत हासिल करेगा। बाद में एलिस उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं को लिखती रहती है और यह देखकर बेहद खुश होती है कि आर्थर इस दुनिया में कितनी जल्दी सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। हालांकि एलिस इस बात को लेकर परेशान है कि आर्थर ने आज तक कभी उन्हें देखकर मुस्कुराया नहीं। ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसका पति रे आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा होता है। रे खुशी खुशी एलिस को आर्थर की प्रगति के बारे में बताता है, लेकिन एलिस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो मानती है कि इतनी खतरनाक चीज एक छोटे बच्चे को नहीं सिखानी चाहिए। वो कहती है कि आर्थर अभी बहुत छोटा है तलवार चलाने के लिए, और रे को जोर जोर से डांटती है। वहीं दूसरी ओर आर्थर उन्हें ध्यान से देखता है और उनकी बातचीत से शादी के रिश्ते की संरचना को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है शायद उस दुनिया पर औरतों का ही राज है। कुछ दिन बाद में एलिस आर्थर को बाजार ले जाती है और आर्थर वहाँ की हर चीज को देखकर बेहद रोमांचित हो जाता है। हर एक वस्तु उसे एक नया सबक सिखाने वाली लगती है। अब उसे समझ में आता है कि बच्चे हर जगह इतनी उत्सुकता से क्यों देखते रहते हैं, जैसे उन्हें सब पता हो। कुछ चीजें तो ऐसी थी जो उसकी पिछली दुनिया में थी ही नहीं। उसे जादू को इतने करीब से देखने का मौका मिला जो उसके लिए बेहद फायदेमंद रहा। वापसी के रास्ते में वो धीरे धीरे नींद में जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि उसका परिवार उसके लिए कितना मददगार रहा है। घर पहुँचने पर एलिस उसे उसके कमरे में ले जाती है। रास्ते में वो कहती है कि जब आर्थर चुपचाप किताबें पढ़ने के लिए बिस्तर से निकल जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है। बाजार में उसकी जिज्ञासा देखकर भी उसे खुशी होती है। उसे लगता है कि आर्थर में ये सारे गुण उसके पिता रे से आए हैं। उसे यह भी लगता है कि एक दिन आर्थर दुनिया घूमने निकल जाएगा, लेकिन वह यही आशा करती है कि आर्थर की जिंदगी पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो। शाम को आर्थर अपने पिता को जादू करते हुए देखता है और ये सोचकर बेहद उत्साहित होता है कि उसके पास कोई ऐसा है जिससे वह नजदीक से सीख सकता है। वो देखता है कि रे जमीन से कुछ पत्थर ऊपर उठा रहा है, लेकिन तभी आर्थर को लगने लगता है कि ये तो बहुत साधारण है। वो निराश होने ही वाला होता है कि तभी एलिस आ जाती है और कहती है कि रे ने अभी तो शुरुआत ही की है। वो आर्थर से कहती है कि ध्यान से देखो, और फिर अचानक रे अपनी जादुई शक्ति को बढ़ा देता है और कुछ एडवांस जादुई ट्रिक्स करके दिखाता है, जिससे आर्थर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। रे को ये सब करते देख आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर है। वो भी खुद का एक जादुई करतब दिखाने को बेताब हो जाता है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है जब उसकी माँ उसे बताती है कि अब सोने का समय हो गया है। जब एलिस उसे गोद में लेकर उसके कमरे की ओर ले जा रही होती है, तभी आर्थर की नजर एक किताब पर पड़ती है। वो बार बार उस किताब की ओर इशारा करता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि उसे पढ़ने दो। थोड़ी देर तक अपनी क्यूटनेस का हथियार चलाने के बाद आखिरकार एलिस उसे थोड़ा पढ़ने दे देती है। जैसे वह किताब पढ़ना शुरू करता है, वो अपने अब तक के सारे ज्ञान को याद करता है, उस ज्ञान को जो उसने अब तक माना बनाने के लिए इकट्ठा किया है। अब वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्से से माना को एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करता है। जब उसके माता पिता को लगता है कि आर्थर अब तक सो गया होगा, तभी अचानक से घर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। वे बिना देर किए एलिस को बचाने के लिए कूद पड़ता है और इसी दौरान उसकी पीठ जल जाती है। एलिस के सुरक्षित होने का आश्वासन मिलने के बाद उन्हें याद आता है, अरे आर्थर घर के अंदर है। वे दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं और जो नजारा देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आर्थर हवा में तैर रहा होता है। वे दोनों एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और बस उसे नीचे आते हुए देखते रहते हैं। जैसे जैसे आर्थर जमीन पर उतरता है, छत उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो अभी भी एक बच्चा है, इतनी जल्दी हट नहीं सकता। उसी वक्त उसके माता पिता बिना सोचे समझे उसे ढाल बनाकर बचा लेते हैं, वरना शायद आज ही उसका अंडरवर्ल्ड से सामना हो जाता। इस हादसे के बाद तीनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। आर्थर अब समझ जाता है कि एलिस और रे उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक ऐसा भरोसा जो उसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला था। हमें आर्थर के पिछले जीवन की एक झलक मिलती है, जहाँ वह किंग ग्रे के नाम से जाना जाता था। तब एक शाही नौकर को उसे मारने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। कानून के अनुसार उस आदमी को बिना किसी सवाल के मार देना चाहिए था, लेकिन राजा की परिषद ने फैसला किया कि उसे और उसके पूरे परिवार को उसके देश वापस भेज दिए जाए, जहां उनके साथ मौत से भी ज्यादा बदतर सजा होना तय था। वह नौकर डर के मारे ग्रे से अपने परिवार को बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन ग्रे बिना कोई दया दिखाए
उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी को उसके आंखों के सामने ही मार डालता है। हालांकि उसने यह बदले के लिए नहीं किया बल्कि दया के नाम पर किया, जो दिखाता है कि वह अंदर से कितना ठंडा और बेरहम था। इसलिए ये सोचना भी मुश्किल है कि आज का मासूम दिखने वाला आर्थर कभी ऐसा निर्दयी राजा था। अब आर्थर अपने पिता रे के साथ समय बिता रहा है। रे उसे अपने जैसे एक जोड़ी कॉम्बैट ग्लव्स गिफ्ट करता है, लेकिन आर्थर उन्हें लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी अभी की बॉडी के हिसाब से उन दस्तानों को पहनने से उसकी पहुंच कम हो जाएगी और वो लड़ाई में नुकसान में रहेगा, इसलिए वो लकड़ी की तलवार से ही ट्रेनिंग करना पसंद करता है। रे बहस नहीं करता और न ही जोर देता है, वो बस मुस्कुराता है और आराम से उनकी रोज की तरह स्पेयरिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज का दिन बाकी के दिनों से अलग है। लड़ाई के बीच में आर्थर बताता है कि उसने अब तलवार को माना से मजबूत करना सीख लिया है और इसी नई ताकत से वो पहली बार अपने पिता रे को पूरी तरह से हरा देता है। रे चौंक जाता है, चुप रह जाता है और अपने बेटे की इतनी तेज तरक्की देखकर हैरान रह जाता है। रात के खाने पर रे फैसला करता है कि अब आर्थर को एक असली ट्रेनर की जरूरत है। उसे लगता है कि अगर अब भी वह खुद ही आर्थर को सिखाता रहेगा तो उसकी तरक्की को रोक देगा। लेकिन आर्थर की माँ एलिस इस बात का विरोध करती है, क्योंकि अगर आर्थर को ट्रेनिंग देना है तो उसे अपने पहाड़ी घर से दूर शहर में अकेले भेजना होगा, और वो भी सिर्फ 4 साल की उम्र में। फिर भी रे कहता है कि आर्थर अब जादू से किसी भी चीज को ताकतवर बना सकता है और यह सब उसके भविष्य के लिए जरूरी है। दोनों माता पिता इस बात पर बहस करते हैं और खाने की मेज पर बड़ी बहस हो जाती है। तभी आर्थर दोनों के लिए एक साधारण लेकिन समझदार हल निकालता है। वो कहता है कि माँ बाप दोनों उसके साथ शहर में चले, इस तरह रे उसे अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग दिला सकता है और एलिस भी उसके पास रह सकती है। आर्थर के माता पिता उसकी बात तुरंत मान जाते हैं और शहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक एडवेंचर पार्टी जिसका नाम है टू हॉर्न्स आर्थर और उसके परिवार को शहर ले जाने के लिए खुद आती है। आर्थर सबसे मिलता है और उनके लीडर एडम से भी। एडम कहता है कि उन्होंने पहले भी आर्थर से मुलाकात की है, लेकिन मानता है कि इतना छोटा बच्चा शायद कुछ याद नहीं रखेगा। लेकिन आर्थर को सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद है। वो वही समय था जब उसने पूरा घर उड़ा दिया था। उस समय टू हॉर्न्स पार्टी आई थी घर बनाने में मदद करने, और तभी आर्थर ने उनकी बात सुन ली थी। उसे पता चला कि उसके माँ बाप पहले टू हॉर्न्स के सदस्य थे, जो बाद में सेटल होकर आम जिंदगी जीने लगे। एडम के बात खत्म करने के बाद एंजेला आती है और आर्थर को इतनी जोर से गले लगाती है कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रुप का टैंक यानी डेरेन ये देखकर आर्थर को एंजेला से छुड़ाता है। तभी आर्थर की नजर एक लड़की पर जाती है जो ऊपर गाड़ी पर चुपचाप खड़ी उसे देख रही होती है। वो है जैस्मीन, जो ज्यादा दोस्ताना नहीं लगती, बस शांत होकर दूर से ही आर्थर को देखती है। आर्थर उसकी आंखों में खोसा जाता है। जब हेलन उसके पास आती है, उसका हाथ मिलाती है और खुद को और जैस्मीन को परिचय देती है। इस तरह टू हॉर्न से मिलने का सिलसिला खत्म होता है और उनकी जायरस सिटी की यात्रा शुरू हो जाती है। सफर के दौरान आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये गाड़ी वगैरह कितनी पुरानी और धीमी टेक्नोलॉजी लगती है उसकी पिछली दुनिया की तुलना में, जहाँ उड़ने वाली कारें आम थी। फिर भी उसे यह सफर खराब नहीं लगता, क्योंकि उसकी प्यारी माँ उसके साथ है। वो हर दिन कई बार सफर के दौरान ब्रेक लेते हैं। ऐसे ही एक ब्रेक के दौरान जंगली भेड़िया जैसे राक्षसी जानवरों का झुंड उन पर हमला कर देता है। इससे आर्थर को पहली बार समझ में आता है कि बाहरी दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। जैस्मिन आगे बढ़ती है और अपने डैगर से भेड़ियों को बिना किसी परेशानी से मार गिराती है। फिर रे, एडम और टू हॉर्न्स के बाकी सदस्य भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और कुछ ही देर में हालात काबू में आ जाते हैं। आर्थर, जो सिर्फ एक दर्शक था, अपने साथियों की बहादुरी से प्रेरित होता है और अब वो बेसब्री से अगली लड़ाई में शामिल होने की उम्मीद करने लगता है। उसी रात वे लोग खुश होकर दावत मनाते हैं, लेकिन आर्थर देखता है कि उसकी माँ एलिस कुछ भी नहीं खा रही। वो कहती है कि वो पेट भर चुकी है, लेकिन आर्थर को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर एलिस को रे के हाथ पर एक चोट दिखाई देती है और वो तुरंत उसे ठीक करने के लिए अपनी जादुई हीलिंग शक्ति का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो हीलिंग करती है, माहौल अचानक बदल जाता है। टू हॉर्न्स के सभी सदस्य सतर्क हो जाते हैं और आसपास की निगरानी शुरू कर देते हैं ताकि कोई बाहर वाला यह सब ना देख पाए। आर्थर को अब यह बात साफ समझ में आती है कि उसके माता पिता अब तक पहाड़ी इलाके में अकेले और छुपकर इसलिए रह रहे थे क्योंकि एलिस की हीलिंग मैजिक इस दुनिया में बहुत दुर्लभ और कीमती है और लोग उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दावत के बाद एडम आर्थर को उसके माता पिता से उधार लेता है और उसे लड़ाई करना चाहता है ताकि देख सके कि क्या आर्थर वाकई में उतना ही सक्षम है जितना रे ने कहा है। बाकी सभी सदस्य भी इस बाल प्रतिभा की क्षमता को देखने के लिए उतने ही ज्यादा उत्सुक हैं, इसलिए वो सब इकट्ठा होकर एक अचंभित भीड़ बना लेते हैं। आर्थर, जो केवल 4 साल का है, यह सोचता है कि क्या उन्हें उसका बिल्कुल भी डर नहीं। इसके बावजूद यह आर्थर का पहला मुकाबला है अपने पिता को छोड़कर, जो कि केवल लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करते थे। एडम एक असली भाला पकड़े हुए है, हालांकि उसे पट्टियों से लपेटा गया है। जैसे ही
मुकाबला शुरू होता है, एडम बिना समय गवाए अपने भाला को माना से मजबूत करता है। आर्थर भी ऐसा ही करता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए वो अपने पैरों में भी माना को प्रवेश कराता है ताकि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ सके। आर्थर एक अचानक झपक में आगे बढ़ता है और पहला हमला कर लेता है। इससे एडम को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिल पाता। फिर वह एडम की टांगों के बीच से साफ साफ गुजर जाता है और फासला बना लेता है। पूरी टीम चुप हो जाती है उसकी अविश्वसनीय गति और सटीकता देखकर। लड़ाई और भी कड़ी हो जाती है। दोनों का मुकाबला सीधा होता है, लेकिन अब स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच शक्ति का अंतर है। आर्थर, जिसके पास कोई कच्ची ताकत नहीं है, एडम के हमले से उड़ जाता है। उसका शरीर हवा में उड़ता है और वह फौरन महसूस करता है कि उसका शरीर कितना हल्का और नाजुक है सीधे मुकाबले के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराए, एंजेला अपने हवा की जादू से आर्थर को धीरे से नीचे उतार देती है ताकि वह गिरने से बच सके। फिर डैरेन फौरन आकर एडम को डांटता है क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। वह एडम को याद दिलाता है कि उसे संयम रखना था। एडम अपने हाथ ऊपर करके माफी मांगता है क्योंकि वह आर्थर की तकनीक से इतना चौंक गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। गहरे अंदर वह सोचता है कि आर्थर ने किस तरह की नरक जैसी ट्रेनिंग ली है जो उसे इतनी तेजी से सीधे मुकाबला करने के लायक बना देती है। रे ने इस छोटे से बच्चे को कितनी कठोर ट्रेनिंग दी होगी जिससे वह केवल 4 साल की उम्र में ऐसा जबरदस्त लड़ाकू बन चुका है। जब आर्थर मुड़ता है तो जैस्मिन उसे अजीब तरीके से देखती हुई मिलती है। वह जानना चाहती है कि आर्थर ने यह कैसे किया और वह उससे यह सीखने के लिए अपनी पूरी इच्छा जताती है। उसकी उदासीन सी मुस्कान देखकर आर्थर को लगता है कि वह तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसे सिखा नहीं देता। अगली सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्दी ही एक शांत स्थान पर रुकते हैं जहां आर्थर अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकता है। एडम उसे भाले का इस्तेमाल सिखाता है जबकि उसका पिता जिम ब्रो स्टाइल में ट्रेनिंग करता है। इसके बाद हेलेन उसे धनुर्विद्या सिखाती है और आर्थर कुछ ही समय में उसमें माहिर बन जाता है। सारी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्थर जैस्मिन को भी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वह तेजी से सीखने वाली साबित होती है। शाम को जब आर्थर किताब पढ़ रहा होता है तो जैस्मिन उसे लगातार घूरती रहती है जैसे वह उसकी असली सुंदरता में खोई हुई हो। इसके बाद वो एक स्टॉकर की तरह व्यवहार करने लगती है। अगली सुबह आर्थर का जन्मदिन होता है और जैस्मिन उसे एक चाकू उपहार देती है जिससे बाकी सारी महिलाएं हैरान हो जाती है। जैस्मिन ने आर्थर को चाकू के इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया जबकि बाकी सब बच्चों के खेल से थक चुके थे। तभी बिन ब्याया दुखी एडम ऐलान करता है कि अब वे यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच आर्थर की माँ एलिस ने उसे बुलाया। जब वह उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वह उसे यकीन दिलाती है कि वह ठीक है। हालांकि आर्थर इसे ज्यादा यकीन नहीं करता। जैसे जैसे उनकी यात्रा जारी रहती है वे लुटेरों के हमले का शिकार हो जाते हैं। जब यह होता है तो सभी लोग गाड़ी से कूदकर अपनी रक्षा की स्थिति में आ जाते हैं। लुटेरे उन पर तीर चलाते हैं लेकिन एंजेला अपनी जादुई परिधि से उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर देखकर आर्थर यह समझता है कि वे चारों ओर से घिरे हुए हैं। वही लुटेरों का नेता जिसका सिर घनाकार है अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे महिलाओं और बच्चों को नुकसान न पहुंचाए क्योंकि वह उन्हें अच्छे दामों में बेचना चाहता है। तभी लुटेरे आक्रामक तरीके से उनकी ओर दौड़ते हैं। एलिसिया जो कि काफी डरी हुई है आर्थर को शांत करने की कोशिश करती है। लुटेरों के उनके पास आने से पहले ही डैरेन उन्हें दूर कर देता है जबकि रे तेजी से उन्हें पंच करता है। एक लुटेरा रे पर हमला करने ही वाला होता है तभी हेलेन उसे अपनी तीरंदाजी से मार गिराती है। एडम लुटेरों को अपने भालों से काटता है जबकि जैस्मिन उन्हें अपने चाकू से चोट पहुंचाती है। यह सब देखकर आर्थर समझता है कि ट्विन हॉर्न्स पार्टी के सदस्य काफी कुशल हैं। हालांकि लुटेरे बहुत ज्यादा थे जिससे उनको आसानी से हरा पाना मुश्किल था। थोड़ी देर तक लड़ाई के बाद वे सब थक चुके थे जबकि लुटेरे लगातार उन पर हमला कर रहे थे। जल्दी ही लुटेरों ने रे की गाड़ी को धक्का मारकर गिरा दिया और वह बेहोश हो गया। इससे लुटेरों का बदसूरत नेता एलिस और आर्थर के पास पहुंच जाता है। रे को इस हालत में देखकर दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं लेकिन इसी समय रे होश में आकर उनसे पीछे हटने का अनुरोध करता है। अपने बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह अब भी मर्द होने का दावा करता है। वह आर्थर से कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर भाग जाए। यह सुनकर बेवकूफ आर्थर उन्हें छोड़कर लड़ाई में शामिल होने पर जोर डालता है लेकिन उसका पिता उसे बताता है कि उसकी माँ गर्भवती है और उसे सभी संदेहों का जवाब दे देता है जो उसने अपनी माँ की खराब तबीयत को लेकर सोचे थे। इस बीच रे उसे तुरंत जाने को कहता है और विश्वास जताता है कि आर्थर अपनी माँ और अजन्मे भाई की सुरक्षा करेगा। जल्दी से आर्थर एलिसिया को पकड़कर दौड़ने लगता है। गुस्से में लुटेरे का नेता अपने आदमियों को उन्हें रोकने का आदेश देता है लेकिन रे आकर उनका सामना करता है। जब ऐसा लग रहा था कि आर्थर और एलिसिया को पकड़ लिया जाएगा तब एडम और जैस्मिन लुटेरे पर चाकू फेंककर रास्ता साफ कर देते हैं। जल्दी ही पार्टी के सभी सदस्य मिलकर आर्थर और एलिसिया को भागने में मदद करते हैं जबकि वे लुटेरों से भिड़ रहे होते हैं। भागते वक्त आर्थर यह सोचता है कि वह एक समय था जब वह कई लोगों को बिना किसी चिंता के मार देता था और अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। यह सोचकर
वो गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके छोटे पैरों के पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। कुछ देर दौड़ने के बाद आर्थर पहाड़ों से एक हमले की आहट को महसूस करता है और ऊपर देखता है तो एक संदिग्ध व्यक्ति उसे जादू से हमला करने वाला होता है। वह तुरंत अपनी माँ को धक्का देकर दूर करता है और इस दौरान कुछ जादू के हमले का शिकार हो जाता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह पहाड़ से गिर जाता है। गिरते हुए आर्थर ने यह ठान लिया था कि वह अंडरवर्ल्ड अकेले नहीं जाएगा। उसने जैस्मिन द्वारा दिया गया चाकू इस्तेमाल किया जिसमें एक डोरी जुड़ी हुई थी और उसे दुश्मन की तरफ फेंका। चाकू दुश्मन के पैर से जुड़ गया और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। इस दौरान डेरान और एंजेला अपनी जादुई शक्ति से आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत दूर गिर चुका था और वो उसकी मदद नहीं कर पाते। जब आर्थर नीचे गिरता है तो वह अपने हालत के बारे में सोचने लगता है, जबकि उसकी माँ ऊपर से उसे देख रही होती है, हाथ फैलाए हुए उसे पकड़ने की उम्मीद के साथ। अपने बेटे को खोने का ख्याल उसकी आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन आर्थर दूसरी ओर इस बात से संतुष्ट है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे चुका है। हालांकि वो थोड़ा दुखी होता है कि अब वो बड़ा भाई नहीं बन पाएगा जैसे उसने चाहा था। अचानक आर्थर उस गिरावट से बच जाता है और होश में आता है, लेकिन वह पाता है कि वह एक बहुत ही बड़े और भयानक दिखने वाले राक्षस के सामने पड़ा है। यह दृश्य उसे काफी ज्यादा डरावना लगता है और वह काफी घबरा जाता है और इतना घबरा जाता है कि बोल भी नहीं पाता। उसे शक होता है कि यह राक्षसी उसे यहाँ फंसा कर लाई है, इसलिए वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह केवल अपनी उंगलियों के एक हल्के इशारे से ही उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। फिर वह एक रहस्यमय पौधे से कुछ जादुई फल तोड़ती है जिन्हें उसने खुद उगाया था और वह आर्थर को खाने देती है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। आर्थर को यकीन नहीं होता कि इतना डरावना राक्षस इतनी ममता से उसकी देखभाल कर रहा है। उसे उसकी मंशा पर शक होता है, लेकिन जब उसके घाव का दर्द उसे हिला देता है तो वह रोने लगता है। राक्षसी वादा करती है कि वह उसके सारे सवालों का जवाब देगी। आर्थर खाना खा लेता है और सबसे पहला सवाल पूछता है कि क्या उसके माता पिता सुरक्षित हैं। राक्षसी बताती है कि वह गुफा से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अपने स्पेशल पावर से देख चुकी है कि आर्थर के माता पिता ने डाकुओं को हरा दिया और कुछ दिन पहले ही वे यहाँ से चले गए। यह सुनकर आर्थर को राहत मिलती है। वह नहीं जानता कि इस राक्षसी को क्या बुलाए, तो वह खुद अपना नाम बताती है, सिल्विया। लेकिन लगता है कि सिल्विया कुछ गहरे राज छिपा रही है। आर्थर अगले कुछ दिन सिल्विया की देखरेख में बिताता है और वही जादुई फल खाता है जो उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर देते हैं। जब वह ठीक हो जाता है और चलने के काबिल बनता है तो घर लौटना चाहता है, लेकिन सिल्विया बताती है कि वे एक खतरनाक इलाके में है जहाँ भयंकर जानवर और डाकू हैं। अगर वह अकेला गया तो एक दिन भी नहीं जिंदा रह पाएगा। फिर भी वो उसे घर भेजने का एक तरीका ढूंढती है, क्योंकि वह उसे उसके परिवार से दूर नहीं देख सकती। अपनी आखिरी जादुई शक्ति से वो एक डायमेंशनल रिफ्ट खोलने की तैयारी करती है। इस बीच आर्थर अपनी तलवारबाजी और मेडिटेशन का अभ्यास करता है। यह देखकर सिल्विया की उत्सुकता बढ़ जाती है और वह आर्थर को एक अनोखा तरीका सिखाती है कैसे एक साथ माना इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो बताती है कि ज्यादातर लोग माना को अलग अलग तरीके से लेते हैं और खर्च करते हैं, जिससे माना खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी तरह के जीव इसे एक साथ कर सकते हैं जैसे इंसान सांस लेते हैं। फिर वह आर्थर से पूछती है क्या वह यह ताकत सीखना चाहता है। आर्थर बिना सोचे हाँ कह देता है, लेकिन सिल्विया उसे एक सवाल पूछती है, वह यह ताकत क्यों चाहता है। आर्थर सच्चाई बताता है, वह ताकत इसलिए चाहता है ताकि वह अपने अपनों को नुकसान पहुंचाने वालों को मार सके। यह सुनकर सिल्विया उसे एक जोरदार ठोकर मारती है और कहती है कि वो फेल हो गया। वह किसी ऐसे इंसान को यह कला नहीं सिखाना चाहती जो नफरत से भरा हो। आर्थर को लगता है कि दुश्मनों से नफरत करना स्वाभाविक है, लेकिन सिल्विया बताती है कि हिंसा कभी भी लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि वही हाथ जो किसी को मिटा सकते हैं प्यार से सहला भी सकते हैं। वह चाहती है कि आर्थर यह समझे कि दया और करुणा में सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने आर्थर की जान बचाई क्योंकि वह उसके प्रति दया रखती थी और नहीं चाहती कि आर्थर उसकी उस दया को अपनी नफरत से खराब करे। धीरे धीरे आर्थर यह बात समझने लगता है। जब सिल्विया उससे फिर वही सवाल पूछती है, वह ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेगा, तो वो अपने माता पिता और दोस्तों को याद करता है और कहता है कि वह ताकत सिर्फ अपनों की रक्षा के लिए चाहता है। इस बार सिल्विया उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान एक चोटी पर सिल्विया जैसी दिखने वाली एक और जीव आता है। वह कहता है कि वो सिल्विया को खोज रहा है जो उसके राज्य से छुपकर यहाँ आ गई है। इसके बाद हमें आर्थर के पिछले जन्म की झलक मिलती है। वह एक राजा था, लेकिन सत्ता असल में सांसद के पास थी। संसाधन खत्म हो रहे थे, जन्म दर गिर रही थी और वह खुद को एक हिंसक औजार जैसा महसूस करता था। कुछ समय बाद उसे रहस्यात्मक तरीके से मार दिया गया। अब जब सिल्विया उसे नई शक्ति देती है तो वह अपने पुरानी यादों को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अब जो ताकत है वो बेहद खास है, लेकिन असली सवाल यह है कि वह इस ताकत का उपयोग आखिर किस लिए करेगा। अचानक सिल्विया आर्थर को एक चट्टान की तरफ जोर से फेंक देती है। आर्थर हैरान रह जाता है कि यह क्या हो रहा है। जो अब तक उसकी इतनी देखभाल कर रही थी वह अब उसे क्यों छिपा रही है। लेकिन सिल्विया उससे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे थोड़ी देर वहीं रहना होगा। चट्टान के
अंदर से आर्थर एक अद्भुत शक्ति का विस्फोट देखता है। एक और प्राणी आता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसा दिखता है। यह वही प्राणी है जो सिल्विया की खोज में इधर उधर घूम रहा था। सिल्विया को झटका लगता है कि उसने उसे ढूंढ लिया। वह बताता है कि वह खून की गंध का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। वह सिल्विया को तुरंत अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। अब सिल्विया जानती है कि लड़ाई तय है। वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हार मानने को तैयार नहीं। जैसे ही वह प्राणी हमला करता है, सिल्विया अपना असली रूप ले लेती है। उसकी सांस से बर्फ जम जाती है और पूरा इलाका ठंडा पड़ जाता है। सिल्विया असल में एक शक्तिशाली ड्रैगन है। यह देखकर वह प्राणी चेतावनी देता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिल्विया की जान ले सकता है, लेकिन सिल्विया को मरने का डर नहीं है। उसका मानना है कि उसने एक सुंदर जीवन जिया है और वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन हार मानना मंजूर नहीं। फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसे आर्थर चट्टान से देख रहा होता है। वो पूरी तरह असहाय महसूस करता है। दोनों की शक्ति इतनी भयानक है कि आर्थर स्तब्ध रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो प्राणी जीतने ही वाला है। तभी सिल्विया अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। वो पूरे इलाके को जमा देती है और उस प्राणी को पकड़ लेती है और फिर चट्टान खोलकर आर्थर को बाहर आने देती है। जब आर्थर बाहर आता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। सिल्विया एक ड्रैगन है। वह आकाश को खोलती है और बताती है कि अब आर्थर अपने घर लौट सकता है। वो कहती है कि उसने जो शक्ति उसे दी है वो उसके सफर में उसकी मदद करेगी। वो उम्मीद करती है कि आर्थर उस शक्ति का उपयोग नफरत या गुस्से के लिए नहीं करेगा। आर्थर जवाब देता है कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अपने परिवार की रक्षा के लिए करेगा। सिल्विया मुस्कुराती है। वह नहीं चाहती कि आर्थर की जिंदगी दुख या बदले की भावना में बीते। उसके लिए यह शक्ति किसी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि सब में प्रेम बांटने के लिए है। आर्थर की बात उसे भावुक कर देती है। जाने से पहले वह आर्थर को एक ड्रैगन का अंडा और एक पंख देती है और कहती है कि अंडे को पंख में लपेट कर रखना। फिर वह आर्थर को छूती है जिसमें जबरदस्त ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसकी उंगलियों से लेकर हाथ तक एक चमकती रेखा फैल जाती है जैसे कोई टैटू हो और उसकी शर्ट फट जाती है। सिल्विया मानती है कि वह पहले भी उसे घर भेज सकती थी। वह जानती थी कि आर्थर को लगता है कि वह इसलिए उसे रोक रही है क्योंकि बाहर जाना खतरे से भरा है, लेकिन अब वह सच्चाई बताती है। उसे आर्थर के साथ अच्छा लगता था। इतने समय बाद कोई था जिससे वह बात कर सके, जिससे उसे अपनापन महसूस हुआ। आर्थर की मौजूदगी उसके लिए एक अनमोल तोहफा थी। आर्थर भी भावुक हो जाता है। वह कहता है कि उसने सिल्विया से बहुत कुछ सीखा है, उससे ताकत पाई है, उसके प्यार और देखभाल का अनुभव किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए। यह सोचकर वो रोने लगता है। उसे लगता है कि वो वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन सिल्विया के लिए यह सब मायने नहीं रखता। वो एक ऐसा जीवन जी चुकी है जिसके लिए वो आभारी है। फिर एक नरम मुस्कान के साथ आर्थर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिल्विया क्या है, ड्रैगन या राक्षसी, उसके लिए वो परिवार है। वो मजाक में पूछती है कि जब तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम मुझे परिवार कैसे कह सकते हो। ये सुनकर आर्थर मुस्कुरा देता है और कहता है तो फिर तुम मेरी दादी हो। दादी, ये शब्द उसके दिल को बहुत गहराई तक छू जाता है। यहाँ तक कि एक ड्रैगन होने के बावजूद सिल्विया की भावनाएं उसे संभालने नहीं देती। वो रोने लगती है। वो उससे कहती है कि एक बार फिर से उसे दादी बुलाए। आर्थर फिर से कहता है दादी। जैसे ही वह उसे फिर से दादी कहता है, सिल्विया शांति से जमीन पर लेट जाती है अपनी जिंदगी से संतुष्ट होकर। आर्थर वो अंडा और पंख उठाता है जो सिल्विया ने उसे दिया था। आकाश खुलता है। अब जाने का समय है, लेकिन उसका मन नहीं करता। वो उसे साथ चलने की गुजारिश करता है, लेकिन सिल्विया कोई जवाब नहीं देती। खुला हुआ रास्ता बंद हो जाता है। जाते जाते सिल्विया उस दुनिया को मुक्त कर देती है जिसे उसने सील किया था और उसका दुश्मन वापस अपनी ताकत पा लेता है। वो अचानक जमीन पर गिर जाती है जैसे मर गई हो। वो प्राणी उसके पास आता है, सोचता है कि क्या वाकई इतनी ताकतवर कोई सिर्फ एक हल्के से वार से मर सकती है। वो और करीब आता है, लेकिन सिल्विया तो बस मरे होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही वो दुश्मन करीब आता है, सिल्विया अपनी आंखें खोलती है और इतनी जबरदस्त माना ऊर्जा छोड़ती है कि कोई भी उसके बीच जिंदा नहीं रह सकता। गुफा हिलने लगती है। धमाका इतना बड़ा होता है कि उसकी लहरें जमीन की सतह तक पहुंच जाती है। उधर आर्थर आंसू भरी आंखों के साथ अपने घर की ओर बढ़ता है। सिल्विया की आवाज आसमान में गूंजती है। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी बातचीत को मत भूलना। वो जानती है कि दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वो आर्थर से मुस्कुराने की बात करती है। वो कहती है कि दुख में डूबकर लड़ाई या बदला लेने की कोशिश मत करना। आर्थर कहता है कि वो शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। सिल्विया उसे सलाह देती है कि एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, बस धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाओ और थोड़ा थोड़ा करके दुनिया को बदलो। आर्थर खुद पर शक करता है, लेकिन सिल्विया उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। वो है किंग ग्रे, सबसे ताकतवर राजा। वो कुछ भी कर सकता है। वो उसे कहती है कि अपने दिल को गुस्से और दर्द से मत भरो, बल्कि एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करो। आर्थर हैरान रह जाता है कि सिल्विया उसके बारे में सब कुछ जानती है। ये एक सच्चाई और भावना से भरा पल होता है। धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में खो जाती है। अब जब आर्थर धरती पर लौटता है तो वो सिल्विया का दिया हुआ अंडा और पंख बड़े ध्यान से बैग में रखता है और फिर एक नए इरादे और ताकत के साथ वो अपने घर की ओर बढ़ता है, ये सोचकर कि वो अब दुनिया को मुस्कान के साथ बदलना चाहता है। धीरे धीरे एक एक कदम
के साथ। अपनी गति बढ़ाने के लिए आर्थर माना का इस्तेमाल करता है और एल शहर जंगल में तेजी से दौड़ता है, ध्यान रखते हुए कि सिल्विया के अंडे को कोई नुकसान न पहुंचे। वो पेड़ से पेड़ पर बिल्कुल बंदर की तरह छलांग लगाते हुए जा रहा था। तभी उसे कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। आर्थर धीरे से उनके पास जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि ये लोग उसे उस शहर तक ले जाएंगे जहाँ उसका परिवार है। लेकिन जैसे ही वह उनके ऊपर वाले पेड़ पर पहुँचता है, उसे पता चलता है कि वे 4 डाकू हैं जिन्होंने एक एल्फ लड़की को पकड़कर गुलामी के लिए बंधन बनाया है। कुछ दिन पहले भी आर्थर ने ऐसे लोगों का सामना किया था जो उसे और उसकी माँ को पकड़कर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मानते हुए कि ये भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, आर्थर बदला लेने का फैसला करता है। उधर डाकू लोग एल्फ लड़की को एक गाड़ी में बंद करके जंगल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। ये सब देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे सिल्विया की सलाह याद आती है, इसलिए वह अपने गुस्से पर काबू पाता है और चुपचाप उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। शाम तक पीछा करते करते वो देखता है कि डाकू लोग रात के लिए डेरा डालते हैं। अब आर्थर के पास 2 रास्ते हैं, या तो वह सुरक्षित रहकर उन्हें छुपकर मानव शहर तक फॉलो करता रहे या फिर जोखिम डालकर एल्फ लड़की को बचाए। आर्थर तय करता है कि वह आधी रात का इंतजार करेगा। डाकू अपनी गाड़ी को सींग वाले भेड़ियों से खिंचवा रहे थे। आर्थर एक योजना बनाता है, वह पत्थर फेंक कर भेड़ियों को डराता है, जिससे वे तेज आवाज में गुर्राने और चिल्लाने लगते हैं। डाकुओं में से एक भेड़िया को शांत करने के लिए उनके पास जाता है और उनमें से एक को लात मारता है। आर्थर इस मौके का फायदा उठाता है, वह अपने दाहिने हाथ को माना से तेज धारदार बनाता है और चुपके से जाकर उस डाकू को बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उस डाकू का चाकू उठा लेता है और दूसरे डाकू को बेरहमी से मार डालता है। तीसरे डाकू को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, लेकिन आर्थर उससे पहले ही उसके पैरों पर वार कर देता है। तीसरा डाकू जल्दी से अपने लीडर को एक बच्चा जादूगर आया है कहकर चेतावनी देता है, लेकिन लीडर उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि अगर वह इस बच्चे को पकड़ लेगा तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो अपनी तलवार फेंक देता है ताकि आर्थर को नुकसान ना पहुंचे और वह उसे जिंदा पकड़ सके। लीडर अपने हाथों में माना का बल भरकर बिना हथियार के आर्थर पर टूट पड़ता है। आर्थर उसके पहले वार से बच जाता है और अपनी पिछली लड़ाई से सीखे हुए धागे वाले ट्रिक से लीडर के हथियार को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन डाकू सरगना जो लड़ाई में आर्थर से कहीं ज्यादा अनुभवी था, आर्थर की चाल को भांप लेता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह आर्थर के पैरों से पकड़कर ऐसे उठा लेता है जैसे वह कोई हल्की चीज हो और कहता है कि अब आर्थर की कहानी खत्म हो गई। लेकिन आर्थर के लिए तो असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। वह अचानक एक आग का जादू चलाकर डाकू सरगना के बाएं टांग जला देता है। गुस्से से पागल होकर अब डाकू सरगना आर्थर को जिंदा नहीं बल्कि मारकर बेचना चाहता है, यह कहते हुए कि वह उसके शव को अजीब तरह के कलेक्टर्स को बेच देगा। जब डाकू सरगना अपनी बातें कह रहा होता है, आर्थर अपनी धागे वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है और चाकू फेंक कर सीधा उसके माथे में घुसा देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। तीसरा डाकू अभी भी जिंदा था और आर्थर से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगता है। वादा करता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, लेकिन आर्थर जानता है कि ये सब झूठ है और वह किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वह गाड़ी के अंदर जाता है, डरी हुई एल्फ लड़की की आंखों से पट्टी हटाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह सुरक्षित है और घर लौट सकती है। एल्फ लड़की आर्थर के जख्मों को देखकर घबरा जाती है। आर्थर समझ जाता है कि बच्चे ऐसी हिंसा के नजारे नहीं झेल सकते, इसलिए वह जल्दी से डाकुओं की लाश को ढक देता है ताकि लड़की उन्हें ना देख सके। फिर वह एक बहाना बनाता है कि बुरे लोग किसी हादसे में मारे गए हैं। क्योंकि वह लड़की अभी छोटी थी, इसलिए तुरंत उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। आर्थर फिर कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है जिसे उसे अपने आगे के सफर में काम आ सकता है और जाने ही वाला होता है कि एल्फ लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे पेड़ भूतों की कहानी सुनाई थी जो इस जंगल में बच्चों को खा जाते हैं। असल में ये बस बच्चों को डराकर सुलाने वाली कहानियाँ थी। आर्थर समझ जाता है कि अब उसे सुरक्षित घर पहुँचाना ही होगा। एल्फ लड़की अपने दिशा ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि उसका घर दक्षिण दिशा में है, जो आर्थर के परिवार के रास्ते के बिल्कुल उलट था। आर्थर उससे पूछता है कि वो कैसे पकड़ी गई। लड़की बताती है कि वो तितलियों का पीछा करते हुए जंगल में भटक गई थी। आर्थर को यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, उसे पहले से ही ऐसी कोई बचकानी वजह की उम्मीद थी। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है जब वह भी उसकी उम्र में कैद हो गया था। वह नहीं चाहता कि ये लड़की भी वही दर्द झेले, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। एल्फ लड़की यह भी कहती है कि वे सींग वाले भेड़िए का इस्तेमाल सफर में ना करे, क्योंकि
अगर वे अपने प्राकृतिक वातावरण से दूर रहेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए वह हिम्मत करके भेड़ियों को आजाद कर देती है और वे शांतिपूर्वक जंगल की गहराइयों में लौट जाते हैं अपने असली घर की ओर। आर्थर बहुत खुश था कि वह इतनी नेक दिल लड़की को बचा पाया और अब उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय हो चुका था। अगली सुबह दोनों नन्हे साहसी पैदल जंगल की यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते आर्थर आखिरकार एल्फ लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम टेसिया बताती है। फिर वह आर्थर से भी उसका नाम पूछती है। आर्थर अपना नाम बताता है। रास्ते में चलते हुए आर्थर को लगता है कि टेसिया को भूख लगी होगी, इसलिए वह उसे खाने के लिए एक कटोरी पकड़ा कर बैठने को कहता है, भले ही उसे भूख ना हो। आर्थर कहता है कि शरीर को ताकत के लिए खाना जरूरी है क्योंकि सफर अभी लंबा है। यह बात उसे सिल्विया की याद दिलाती है, जिसने भी एक बार उसे यही कहा था, भूख ना लगे तब भी खाना चाहिए ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। आर्थर खुद को उसकी तरह बातें करते देख मुस्कुराता है। आखिर जब आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी आदतें आप में भी आ जाती है। जब वह टेसिया को खाना परोसता है तो वह नाक चिढ़ाते हुए शिकायत करती है कि इसका स्वाद अजीब है। आर्थर सोचता है कि किसी ने बचाया, खाना दिया, फिर भी शिकायत कर रही है। यही बच्चों की आदत होती है। वह कहता है कि वह कुछ पत्ते मिलाकर स्वाद सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन टेसिया को फिर भी खाना पसंद नहीं आता। आर्थर महसूस करता है कि उसने कभी असली बचपन जिया ही नहीं। उसके लिए खाना बस पेट भरने और ताकत का जरिया था, स्वाद का कोई मतलब नहीं था। टेसिया को देखकर उसे समझ में आता है कि असली बचपन कैसा होता है। टेसिया मिठाई खाने की जिद भी करती है, लेकिन जंगल में मिठाई कहाँ से मिलती। उनका सफर जारी रहता है। रास्ते में वो टेसिया को उसके शहर के बारे में पूछता है। टेसिया उसे वो माना दिखाती है जिसका वह पीछा कर रही थी और बताती है कि उनके शहर में ऐसी माना बहुत होती है। वह यह भी कहती है कि उसे जल्द ही अपनी माना जागृत करनी है ताकि वह अपने गुरु से पढ़ाई कर सके। आर्थर को सुनकर हैरानी होती है। उसे नहीं पता था कि एल्फ के पास भी स्कूल जैसी जगह होती है। जब वह पूछता है तो टेसिया को सवाल ही समझ में नहीं आता। रात होते होते वे एक जगह रुकते हैं। आर्थर टेसिया के लिए एक टेंट लगाता है। तभी वह उन सींग वाले भेड़ियों की गुर्राहट सुनता है जिन्हें उसने पहले आजाद किया था और चिंता करता है कि कहीं वे हमला ना कर दे। उसे अफसोस होता है कि तब उसने उन्हें मार ही क्यों नहीं दिया। टेसिया उसे टेंट के अंदर सोने को कहती है, लेकिन आर्थर अपने बड़े भाई जैसे स्वभाव को बाहर रखकर पहरा देने का जिद करता है। टेसिया कहती है कि उसके दादा ने सिखाया था कि विपरीत लिंग के साथ एक ही जगह नहीं सोना चाहिए, लेकिन वह आर्थर के लिए अपवाद बनाएगी और वादा करती है कि वह इसका जिक्र नहीं करेगी। फिर भी जब आर्थर मना कर देता है तो वह डरकर बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर वह बाहर रहेगा तो खतरा उसे भी पकड़ सकता है। आखिरकार आर्थर उसकी खातिर टेंट के अंदर बैठने के लिए मान जाता है। अंदर टेसिया बातों बातों में इंसानों के बारे में बोलती है कि वे कितने अजीब होते हैं और कई पत्नियां रखते हैं। आर्थर उसे सही करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसिया तो सो ही जाती है। धीरे धीरे आर्थर भी सो जाता है। अगली सुबह उनका सफर फिर से शुरू होता है। पहाड़ों पर छलांग लगाना हो या पानी पर चलना, आर्थर हर तरह से टेसिया के लिए एक मजबूत बड़े भाई जैसा बन जाता है। टेसिया के साथ समय बिताकर आर्थर को अपनी मासूमियत और बचपन का एहसास होता है, लेकिन सफर लंबा हो चला था और आर्थर को अपने माता पिता की भी चिंता सताने लगी थी। इस बीच टेसिया अब आर्थर के साथ काफी सहज हो चुकी थी। वह पूरे रास्ते हंसते बोलते चल रही थी। तभी अचानक आर्थर को अपने माना कोर में तेज दर्द महसूस होता है। टेसिया सोचती है कि वो बस थक गया है और जड़ी बूटियां लाने के लिए दौड़ पड़ती है, जबकि आर्थर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। दर्द और तेज हो जाता है और तभी एक सींग वाला भेड़िया वहाँ आ जाता है। समय बहुत खराब था। टेसिया जल्दी से वापस आती है, हाथ में कुछ पौधे लिए जिन्हें वह जड़ी बूटियां कहती है। आर्थर बड़े भाई की तरह उसे चिल्लाकर वहाँ से भागने को कहता है। उसे लगता है कि भेड़िया उन पर हमला करेगा, लेकिन भेड़िया हमला नहीं करता। इसके बजाय वो अपने मुंह से कुछ मांस गिराता है और फिर चुपचाप चला जाता है। टेसिया खुशी से मुस्कुराती है और कहती है कि यह अच्छे बच्चों का इनाम है। क्या वे सच में अच्छे बच्चे रहे हैं? वे उस मांस को पकाते हैं और जैसे ही टेसिया पहला निवाला खाती है, खुशी से झूम उठती है। वो कहती है कि यह पहले के अजीब खाने से कहीं बेहतर है। आर्थर भी खाने की कोशिश करता है और उसे पहली बार समझ आता है कि बच्चे मीठा और स्वादिष्ट खाना क्यों पसंद करते हैं। उसे भी लगता है कि काश उसने भी बचपन में ऐसा अच्छा खाना खाया होता। टेसिया बताती है कि असल में उसने जड़ी बूटियां नहीं बल्कि कुछ मशरूम उठाए थे जो उनके शहर में अक्सर औरतें खाती है। आर्थर उस पर भरोसा कर लेता है और एक निवाला खा भी लेता है। बहुत बड़ी गलती। कुछ देर बाद ही उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। रात होती है और वे फिर से टेंट में लौटते हैं। आर्थर थकान और पेट दर्द के चलते मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा होता है। वह सोना चाहता है, लेकिन टेसिया उसे इंसानों और डॉर्फ की कहानियां सुनाने लगती है जो उसने किताबों में पढ़ी थी। वो अपने सपनों के बारे में भी बताती है कि वह उनसे मिलना चाहती है, लेकिन डरती भी है क्योंकि सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं। बात करते करते आर्थर सो जाता है। टेसिया एक प्यारी छोटी बहन की तरह उसे कपड़े से ढक देती है। अगली सुबह वे फिर से सफर शुरू करते हैं। आर्थर बेहद थका हुआ होता है, लेकिन टेसिया को चिंता न हो इसलिए मुस्कुराता है। जब वो पूछती
पूछती है कि क्या वो थक गया है। आर्थर झूठ बोलकर कहता है कि वो अभी भी बहुत मजबूत है, जबकि साफ दिख रहा था कि वो कमजोर हो चुका है। जैसे ही वे टेसिया के गांव के पास पहुंचते हैं, वो पूछती है कि क्या वो उसे एक नाम दे सकती है, आर्टी। जवाब में आर्थर मजाक से उसे योर रॉयल हाइनेस कहता है। टेसिया इसे मजाक की तरह नहीं लेती और कहती है कि वह बस उसे दोस्त की तरह महसूस करवाना चाहती थी। दोस्ती जैसी चीज आर्थर ने अपनी जिंदगी में बहुत कम महसूस की थी, इसलिए उसका अजीब सा रिएक्शन समझा जा सकता है। टेसिया आगे बढ़ती है और एक रास्ता देखती है। आर्थर को पहले समझ में नहीं आता, लेकिन टेसिया उसे बुलाती है और हाथ बढ़ाकर कहती है कि वह भी आए। आर्थर थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ जाता है, उसे टेसिया के साथ जाना चाहिए या अपने घर लौट जाना चाहिए। आखिरकार वो उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे हो लेता है। वे एक टेलीपोर्टेशन छेद से होकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। आर्थर जमीन पर गिर जाता है, बेहद कमजोर। उसके संभलने से पहले ही कुछ सशस्त्र सैनिक उसे घेर लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन होल के जरिए उनका पीछा किया था। अचानक सैनिक आर्थर को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार तान देते हैं। आर्थर घबरा कर टेसिया को पुकारता है, लेकिन टेसिया वहीं खड़ी रहती है, बिना किसी भाव के चुपचाप। आर्थर का दिल बैठ जाता है। गार्ड्स आर्थर से पूछते हैं कि एक इंसान जैसे वो उनके पवित्र क्षेत्र में कैसे आ गया, किसने उसे इजाजत दी। आर्थर टेसिया की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो कुछ समझाएगी, लेकिन जब वो चुप रहती है तो उसे लगता है कि उसे धोखा मिला है। उसे लगता है कि उसने गलती से टेसिया को अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि टेसिया इसलिए चुप थी क्योंकि वो अभी बच्ची है और घबरा गई थी। जब गार्ड्स कहते हैं कि अब वे आर्थर को मार डालेंगे, तब टेसिया आखिरकार बोल पड़ती है और बताती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी। फिर भी गार्ड्स मानते हैं कि आर्थर ने टेसिया को ब्रेन वॉश कर दिया है ताकि वो यही सोचे कि उसकी जान बचाई गई थी। इसी बीच एल्वन भूमि के एकमात्र समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति सामने आते हैं, विरियन इरीथ। वो उसी टेलीपोर्ट पोर्टल से आते हैं और गार्ड्स को आदेश देते हैं कि आर्थर को छोड़ दो। वो खुद आर्थर का धन्यवाद करते हैं कि उसने टेसिया को बचाया और ये भी बताते हैं कि टेसिया उनकी पोती है, यानी वो इस राज्य की राजकुमारी है। ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि टेसिया शाही परिवार से होगी। उसके बर्ताव को देखकर टेसिया के माता पिता किंग एल्डविन और क्वीन मरियल इरीथ कुछ ही देरी में वहाँ पहुँचते हैं और आखिरकार अपनी खोई हुई बेटी से मिलते हैं। मरियल टेसिया का हालचाल लेती है। वहीं एल्डविन तुरंत पूछते हैं कि इंसान यहाँ क्या कर रहा है। लगता है एल्डविन की बुद्धि थोड़ी कम है, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे आदेश देते हैं कि आर्थर को मार दिया जाए। फिर से विरियन बीच में आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही गार्ड्स को आर्थर को न मारने का आदेश दिया था। वो एल्डविन को समझाते हैं कि आर्थर ने टेसिया की जान बचाई है, भले ही वो इंसान हो। टेसिया भी विरियन की बात का समर्थन करती है और अपने पिता से कहती है कि वो आर्थर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और यहाँ तक कि वो सुझाव देती है कि आर्थर को उनके महल में बुलाया जाए। एक इंसान को महल में आने देने का विचार सुनकर एल्डविन हिचकते हैं, लेकिन टेसिया जवाब का इंतजार नहीं करती और सीधे आर्थर से कहती है कि अगर वो उनके साथ चला तो उनके शाही शेफ्स उसके पसंदीदा स्नैक्स बनाएंगे। ऐसे लालच आमतौर पर छोटे बच्चों पर काम करते हैं, और वैसे भी आर्थर भी तकनीकी रूप से एक बच्चा ही है। एल्डविन अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मान जाते हैं। उधर विरियन की जिज्ञासा अपने चरम पर पहुँच चुकी है। वो आर्थर की रहस्यमय शक्ति को महसूस कर चुके हैं, इसलिए वो आर्थर से कहते हैं कि वो बाद में अकेले में बात करना चाहते हैं। फिलहाल आर्थर टेसिया के साथ चलता है और एलिनायर राज्य को देखता है, एक सुंदर और कलात्मक जगह जहाँ घर पेड़ों के ऊपर और नीचे दोनों जगह बने हुए हैं और लोग एक सादा लेकिन शांत जीवन जीते हैं। जब आर्थर टेसिया के साथ चलता है तो भीड़ की निगाहें उन पर टिक जाती है। सभी यही सोच रहे हैं कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आर्थर के मन में अब भी यही सवाल अटकी हुई है कि टेसिया ने पहले उसकी मदद करने में देर क्यों की। उस समय उसके चेहरे पर जो सख्त भाव था उसका क्या मतलब था, वो इसे समझ नहीं पा रहा और ये सोच उसे अंदर से बेचैन कर रही है, जिससे उसके सीने में हल्का दर्द भी महसूस होता है। खैर वो अब भी सब चीजों को लेकर सतर्क है और पूरी तरह से चौकन्ना रहने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वे लोग शहर के अंत में स्थित महल तक पहुँचते हैं। महल में घुसते ही दर्जनों एल्वन नौकरानियां उन्हें स्वागत के लिए मिलती है, जिनका काम है टेसिया को हमेशा खुश रखना। लेकिन आज टेसिया चाहती है कि वो आर्थर का धन्यवाद कर सके, इसीलिए वो सभी नौकरानियों को आदेश देती है कि आर्थर को अब तक की सबसे अच्छी मेहमान नवाजी दी जाए, ये बताते हुए कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी। जब नौकरानियां थोड़ी हिचकती है तो टेसिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि आर्थर उन चुनिंदा इंसानों में से है जो सच में दिल से अच्छे हैं। फिर वो आर्थर की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो स्नैक्स खाना चाहता है, खेलना चाहता है, लंच करना चाहता है या पहले फ्रेश होना चाहता है। लेकिन आर्थर ये सब करने से पहले टेसिया के माता पिता से उस जंगल की घटना के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि अभी तक
तक किसी ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया है। वो सबको बैठक कक्ष में इकट्ठा करता है ताकि गंभीर बातचीत हो सके, लेकिन टेसिया अपनी ही दुनिया में है। वो चाय और स्नैक्स ले आती है मानो ये कोई टी पार्टी हो। खैर, ऑल्डविन खुद को, अपनी पत्नी मरियल को और अपने पिता विरियन को आर्थर से परिचित कराते हैं और आर्थर भी खुद को एक सामान्य बच्चा बताता है जो सापेन राज्य के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। वो ऑल्डविन के सामने घुटनों के बल झुककर कहता है कि एक आम इंसान के लिए शाही परिवार को देखना तो दूर, उनके साथ एक कमरे में बैठना भी एक सपने जैसा है। वो यह मौका मिलने के लिए दिल से आभार प्रकट करता है। ऑल्डविन को ये देखकर हैरानी होती है कि एक गरीब गांव में पैदा हुआ बच्चा इतनी अच्छी शिक्षा कैसे पा गया। इसके बाद आर्थर पूरी घटना विस्तार से बताता है कि वो कैसे अपने परिवार से बिछड़ गया। आर्थर राजा से झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं बताता, जैसा कि उसका रहस्यमय ड्रैगन सिल्विया से सामना हुआ था। फिर भी जब वो अपनी कहानी उस मोड़ तक पहुंचाता है जहां उसने टेसिया को गुलाम व्यापारियों से बचाया था, तो कमरे का माहौल फिर से बदल जाता है। ऑल्डविन तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर पूरे इंसान जाति को दोष देने लगता है कि उन्हीं की वजह से उसकी बेटी को उठाया गया। लेकिन विरियन असली सवाल पूछते हैं कि एक 5 साल का बच्चा 3 वयस्क गुलाम व्यापारियों से टेसिया को कैसे बचा सकता है। ये न तो बातचीत से हुआ होगा और न ही मिन्नतों से। तब आर्थर आखिरकार सच्चाई बताता है कि वो एक प्रतिभाशाली जादूगर है और उसने अपनी शक्तियों से उन गुलाम व्यापारी को हराया। ऑल्डविन को ये बात पचाना मुश्किल लगता है और वही पहले वाला गार्ड फिर से बीच में टपकता है, यह कहते हुए कि आर्थर ने जरूर टेसिया को ब्रेन वॉश किया होगा ताकि वो इस पवित्र स्थान में घुस सके। विरियन जो शुरू से ही आर्थर का समर्थन कर रहे थे, अब और बर्दाश्त नहीं करते और गार्ड को तुरंत चुप करा देते हैं। टेसिया भी सामने आती है और बताती है कि उसने खुद सुना था कि वो गुलाम व्यापारी उसे बहुत ऊंचे दाम में बेचने की बात कर रहे थे। वो उन भयानक पलों को याद करती है जब उसे पकड़ लिया गया था। टेसिया के यह सब बताते ही उसकी माँ भावुक हो जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ का प्यार हमेशा सबसे खूबसूरत होता है। ऑल्डविन भी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी किस हालत से गुजरी है। वो आर्थर से कहता है कि वो अब उसकी बातों पर यकीन करता है और उसने जो भी टेसिया और उनके राज्य के लिए किया है उसके लिए वह आभारी है। टेसिया से कैसे मिला यह बताने के बाद आर्थर असली मुद्दे पर आता है कि वो भी अपने परिवार से बिछड़ गया है और अब वो सिर्फ अपने माता पिता से दोबारा मिलना चाहता है। एल्विन को विश्वास नहीं होता कि आर्थर उनसे यानी एल्फ से, जो इंसानों को असभ्य मानते हैं, मदद मांग रहा है। एल्विन साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वो इंसानों की कोई मदद नहीं करेगा और आर्थर को खुद ही रास्ता खोजना होगा। लेकिन चालाक आर्थर तुरंत उसे याद दिलाता है कि उसने उनकी बेटी और उनके राज्य की मदद की थी और अगर बदले में वो उसकी मदद नहीं करते तो वे भी उतने ही असभ्य हैं जितने वो इंसानों को कहते हैं। इसलिए उनके पास इंसानों को बर्बरी कहने का कोई हक नहीं बचता। विरियन ऑल्डविन की ओर ऐसे देखता है मानो कह रहा हो अब पकड़े गए ना। वो ऑल्डविन से साफ कहता है कि वो अपनी ही बातों में फंस चुके हैं। टेसिया भी अपने पिता के पास आकर खड़ी हो जाती है और इंतजार करती है कि वो क्या फैसला लेंगे। आखिरकार ऑल्डविन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो आर्थर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बताता है कि सापेन राज्य के लिए जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो हर 7 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। हाल ही में वो 3 नेताओं की मुलाकात के लिए इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए अब वो अगली बार 5 साल बाद खुलेगा। लेकिन आर्थर के पास इतना समय नहीं है, वो 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। ऑल्डविन को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो कहता है कि वो सैनिकों को आर्थर को उसके घर तक पहुंचाने के लिए भेजेगा और ये यात्रा अगले दिन शुरू होगी। आर्थर को थोड़ी राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि उसे घर भेजा जाएगा, लेकिन तभी उसकी माना कोर में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो किसी तरह मीटिंग से निकलता है और नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी दर्द कम नहीं होता। वो अपने सीने को कसकर पकड़ता है और सोचता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है। उसे सिल्विया की याद आती है और वो मन ही मन उसे पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन अफसोस इस सवाल का जवाब जल्दी मिलने वाला नहीं। फिर वो महल में टहलने निकलता है। ताजी हवा में उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। वो अपने माता पिता को याद करता है और सोचता है कि क्या वो अभी जिंदा होंगे, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि उसके माता पिता इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं, वो बहुत मजबूत हैं। उसी वक्त वो ऊपर देखता है और टेसिया को अपने माता पिता के साथ देखता है। वो सोचता है कि क्या उसके माता पिता भी उसे उतनी ही खुशी से अपनाएंगे या फिर इस बात से नाराज होंगे कि वो इतने दिनों तक गायब रहा। इतनी सारी बातें एक साथ दिमाग में चल रही होती है कि बेचारा आर्थर वहीं खड़ा रह जाता है, खोया हुआ। तभी टेसिया भागते हुए उसके पास आती है। वो मजाक करता है और उसे लाडली राजकुमारी कहता है और कहता है कि जाओ अपने माँ बाप की गोद में बैठो। फिर वो अपना डर उसके साथ बांटते हुए कहता है कि क्या उसके माता पिता उसे अपनाएंगे या नहीं। टेसिया उसका गाल पकड़कर हंसते हुए कहती है कि तुम कितना छोटा सोचते हो, कौन से माँ बाप अपने बच्चे की वापसी से खुश नहीं होते। वो कहती है कि माँ बाप
अब हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं और वो पक्के तौर पर मानती है कि उसके माता पिता अभी भी उसकी चिंता कर रहे होंगे। इसी बीच ऊपर से शाइनी बेल नाम के फूल उन पर बरसने लगते हैं। टेसिया उन्हें देखकर मुस्कुराती है और बताती है कि ये क्या है। उसे यूँ देखता हुआ आर्थर को याद आता है कि जब वो शहर में पहली बार आया था तो उसे लगा था कि टेसिया उसे धोखा दे रही है, सिर्फ उसके उस गंभीर चेहरे की वजह से। लेकिन अब वो खुश है कि उसने उसके साथ बुरा नहीं किया। हालांकि वो फूल आर्थर को कुछ जाने पहचाने लगते हैं। फिर वो सोच में डूब जाता है। उसे जो फूल दिख रहे हैं वो असल में फूल नहीं है। उसे याद आता है कि उसने पहले इन्हें एक हथियार की तरह देखा था जब वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था। वो टेसिया से माफी मांगता है और टेसिया हैरान होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि उसे भी वो फूल अच्छे लगते हैं। फिर वो उस फूल को वापस फेंक देता है, ये सोचकर कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो फूल असल में विरियन ने भेजे थे। वो चौंक कर पूछता है, आप अपनी ही पोती पर हमला क्यों कर रहे हैं? लेकिन विरियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या कोई सच में ऐसे फूल से घायल हो सकता है? टेसिया भी तुरंत विरियन के पास जाती है और उसे गुजारिश करती है कि वो आर्थर को अकेला छोड़ दे। वो कहती है कि आर्थर सच में अच्छा लड़का है और बाकी इंसान जैसा नहीं है। टेसिया विरियन से गुजारिश करती है कि वो आर्थर को तंग करना बंद करे, लेकिन विरियन इसे तंग करना नहीं मानते। वो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी में कुछ खास देखा है और वो उसे यूं ही जाने नहीं देंगे। फिर वो जादू से टेसिया को एक और बिठा देते हैं और एक लकड़ी की छड़ी निकालते हैं ताकि आर्थर के साथ एक फाइट कर सके। अब सवाल उठता है, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? लड़ाई शुरू होती है और आर्थर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो अपनी सारी माना का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि विरियन उससे कहीं ज्यादा तेज है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, विरियन को छू तक नहीं पाता। जब वो पूरी ताकत से वार करता है, विरियन उसकी छड़ी तोड़ देते हैं और उसका एक टुकड़ा टेसिया की तरफ उड़ता है, लेकिन आर्थर समय रहते उसे बचा लेता है। अब वो तय करता है कि उसे जादू का इस्तेमाल करना होगा। वो एक ऐसा जादू चलाता है जिससे बहुत कम लोग जिंदा बच सकते हैं, लेकिन विरियन आसानी से उस जादू को रोक देते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद आर्थर अंततः विरियन के सर पर एक वार करने में सफल होता है। विरियन चौंक जाते हैं, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वो आर्थर से एक और राउंड लड़ने को कहते हैं, लेकिन इस बार टेसिया खड़ी होती है और जाकर विरियन की कमर में गुदगुदी करती है और कहती है, मेरे आर्टी को अकेला छोड़ दो। विरियन हंसते हुए कहते हैं कि आर्थर वो मासूम बच्चा नहीं है जैसा टेसिया समझती है, और अगर इस लड़ाई में किसी ने किसी को परेशान किया है तो वो आर्थर था जिसने उन्हें हराया। आर्थर इसे सहमत नहीं। वो कहता है कि विरियन उसे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। विरियन उससे कहता है कि वो उसका शिष्य बन जाए। आर्थर के लिए यह एक आकर्षक प्रस्ताव है और वो इस पर विचार भी कर रहा है, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है। वो नहीं जानता कि वो ठीक है या नहीं। वो विरियन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। इस पर विरियन कहता है कि एक तरीका है जिससे वो अपने माता पिता को ये सूचना भेज सकता है कि वो ठीक है बिना वहाँ गए। जब आर्थर और जानने की कोशिश करता है, विरियन उसके शरीर में कुछ छोड़ते हैं और उसकी माना कोर में फिर से दर्द होने लगता है। अब विरियन अपनी बात साफ करते हैं कि आर्थर को बीस्ट व्हील की शक्ति मिल चुकी है और ये वही चीज है जिसका उन्हें पहले से शक था। अब विरियन कहते हैं अगर आर्थर जिंदा रहना चाहता है और अपनी शक्ति को संभालना चाहता है तो उसे उसका शिष्य बनना ही होगा। ये आर्थर के लिए एक कठिन फैसला है। अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेगा। आर्थर खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां वह हिल भी नहीं सकता। उसके सीने में तेज दर्द हो उठता है और जैसे ही वह इस दर्द को सहने की कोशिश करता है, एक काली ऊर्जा उसके सीने से बाहर निकलती है। वह ऊर्जा एक रहस्यमय और डरावने प्राणी का रूप ले लेती है। आर्थर डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचते हुए कि क्या यह राक्षस उसकी अंदरूनी चिंताओं और जिम्मेदारियों का रूप है। जैसे ही वो राक्षस आर्थर की ओर बढ़ता है, उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है। वो टेसिया की आवाज होती है। उसकी आवाज से आर्थर का दिल थोड़ा शांत हो जाता है और वह होश में आ जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि टेसिया उसके ऊपर बैठी है। यह देखकर वह सोचता है कि कहीं वो दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गया। टेसिया उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन आर्थर उसे नजरअंदाज करता है और मजाक में उसे अपने सपने का राक्षस बताकर सोने का नाटक करता है। मजाक छोड़ दे तो टेसिया बताती है कि उसके दादाजी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आर्थर ध्यान नहीं देता। इसीलिए टेसिया उसे जबरदस्ती खींचकर बिस्तर से उठाती है और कहती है कि वो अपने उलझे हुए बाल ठीक करे। इस पर आर्थर जवाब देता है कि टेसिया के बाल तो मेडुसा जैसे लग रहे हैं। आर्थर अपने कपड़े बदलना शुरू करता है। तभी टेसिया उससे पूछती है कि क्या वो वाकई यहीं रहने वाला है। आर्थर जवाब देता है कि उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और उसे प्रिंसेस कहकर संबोधित करता है। टेसिया अब तंग आ चुकी है आर्थर के इस औपचारिक तरीके से बात करने से, खासकर जब वे अच्छे दोस्त हैं। इसलिए वो उसकी पीठ में चुटकी काटकर उसे सजा देती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे प्रिंसेस कहा तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगी। आर्थर
मजाक में कहता है कि वो तो पहले से ही गुस्से में है और सोचता है कि क्या वह और भी ज्यादा गुस्सा हो सकती है। तैयार होकर आर्थर टेसिया के साथ महल के बाहर जाता है। वहाँ एक रथ खड़ा है जहाँ एडविन विरियन से गुजारिश कर रहा है कि आर्थर को यहाँ रुकने की इजाजत ना दे। एडविन और उसकी पत्नी मेरियल, जैसा कि पहले भी दिखाया गया था, इंसानों के खिलाफ बेवजह नफरत करते हैं, लेकिन विरियन उनकी एक नहीं सुनता और रथ पर चढ़ जाता है। वह साफ कह देता है कि उसे आर्थर पसंद है और उसका फैसला अंतिम है। टेसिया यह सब सुन लेती है और एक बार फिर आर्थर का बचाव करती है। वह कहती है कि आर्थर को यहाँ रुकने देना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। एडविन जवाब में कहता है कि वह आभारी तो है, लेकिन इतना नहीं कि किसी इंसान को उनके पवित्र क्षेत्र में गंदगी फैलाने दे। विरियन अब और सहन नहीं कर पाता और अपने जिद्दी बेटे को चुप करवा देता है, जो कि इस भूमि का राजा बनने वाला है। फिर वह आर्थर और टेसिया से कहता है कि अब रथ में बैठ जाएं। कुछ देर बाद रथ विरियन के पुराने दोस्त के स्थान की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में टेसिया आर्थर के कंधे में सो जाती है। विरियन आर्थर से कहता है कि उसे सोने दे क्योंकि आज वो बहुत जल्दी उठ गई थी। आज का दिन आर्थर के भविष्य का फैसला करने वाला है। विरियन अपनी पोती की तरफ देखता है और कहता है कि अब तक वह एक अकेलेपन भरे माहौल में रह रही थी। उसके कोई दोस्त नहीं है क्योंकि हर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से टेसिया ने लोगों से दूरी बना ली। यह सब सुनकर आर्थर को समझ आता है कि टेसिया को तब गुस्सा क्यों आता है जब वह उसे औपचारिक रूप से प्रिंसेस कहकर बुलाता है। विरियन बताता है कि टेसिया सिर्फ आर्थर के साथ ही मुस्कुराती है। वह आर्थर को उसका दोस्त बनने के लिए धन्यवाद देता है, जिससे आर्थर को यह एहसास होता है कि टेसिया उसे कितना महत्व देती है। आर्थर को अब समझ आता है कि यह बूढ़ा आदमी कितना दयालु और परवाह करने वाला है, इसलिए वह तय करता है कि अब वह उस पर पूरा भरोसा करेगा। थोड़ी देर बाद रथ अपने गंतव्य पर पहुंचता है और एक घर के सामने रुकता है जो दिखने में लॉर्ड ऑफ द रिंग के फ्रोडो के घर जैसा लगता है। आर्थर सोचता है कि आखिर इस रहस्यमय घर का मालिक कौन है जिसे मिलने के लिए एक पूर्व राजा खुद आया है। विरियन, जो अब तक पूरी रॉयल्टी के अंदाज में था, अचानक एक आम बूढ़े आदमी जैसा व्यवहार करने लगता है। वह जोर से दरवाजा पीटता है और अपने दोस्त को बाहर आने को कहता है। उसे बूढ़ी जादूगरनी कहकर बुलाता है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वह दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगता है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और विरियन जमीन पर गिर जाता है। सामने एक गुस्से से बड़ी बूढ़ी औरत खड़ी है जो कहती है कि वह सुन सकती है, उसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। विरियन उठकर उस चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत का परिचय आर्थर और टेसिया से कराता है। उसका नाम है रेनिया डार्कसेन। विरियन बताता है कि रेनिया एक खास प्रकार की जादूगरनी है, इतनी सक्षम कि वह आर्थर की इच्छा पूरी कर सकती है। यह सुनकर आर्थर खुश होता है और रेनिया से कहता है कि उनके जैसे महान व्यक्ति से मिलकर वह सम्मानित महसूस कर रहा है। रेनिया को आर्थर का यह शिष्ट व्यवहार पसंद आता है। वह सबको घर के अंदर बुला लेती है। अंदर आर्थर इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ केवल एक पानी की बाल्टी दिखाई देती है। वह हैरान होकर पूछता है कि वो अपने माता पिता से बात कैसे कर पाएगा जब यहाँ कोई जादुई संचार उपकरण दिख नहीं रहा। रेनिया समझाती है कि वो एक सीयर है, एक ऐसा जादूगर जो किसी के अतीत और भविष्य की झलक देख सकता है। वह आर्थर पर अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरान रह जाती है क्योंकि वह आर्थर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देख पाती। वो उसे विशेष कहती है। आर्थर बताता है कि उसे अपना भविष्य नहीं देखना, बस अपने माता पिता को यह बताना है कि वह जिंदा है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेनिया उसे बाल्टी के पानी की सतह को देखने के लिए कहती है और कहती है कि अपने माता पिता के बारे में सोचे। फिर वह उस पर जादू चलाती है। अचानक आर्थर अपने माता पिता एलिस और रे को देख पाता है जो साथ में दोपहर का खाना खा रहे हैं और अब भी आर्थर की याद में दुखी हैं। वे बात करते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और उस दुखद दिन को याद करते हैं जब वे उसे खो बैठे थे। वे अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। रे अब शहर की सुरक्षा सेना में शामिल हो चुका है और एलिस एक हवेली में रहती है जहाँ वह अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रख रही है। दोनों आर्थर को याद करके रो पड़ते हैं। तभी आर्थर उनसे बात करता है, उन्हें बताता है कि वह जिंदा है, ठीक है, और इस समय एल्फ्स की भूमि में है। वह समझाता है कि वह एक विशेष जादू के जरिए उनसे बात कर रहा है, लेकिन अभी वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करना जरूरी है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि वह ठीक हो जाएगा और उनसे विनती करता है कि वे खुद को दोष ना दे। बात के अंत में वह कहता है कि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। एलिस खुशी से रे को गले लगा लेती है। उनका बेटा अब भी जिंदा है। आर्थर की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। वह अब अपने माता पिता को इतना दुखी नहीं देख सकता। वह संकल्प लेता है कि वह इतना सक्षम बनेगा कि दोबारा ऐसी स्थिति न आए। वो विरियन से अनुरोध करता है कि वह उसे अपने शिष्य बना ले। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता क्योंकि एडविन और मेरियल अभी भी इस बात से नाखुश हैं कि एक इंसान उनके बीच रहेगा। एल्फ्स के शहर में एक इंसान होना सबके लिए खुशी की बात नहीं है। इसके बाद विरियन और टेसिया एडविन से एक बैठक के लिए जाते हैं। एक बार फिर टेसिया अपने पिता एडविन को समझाने की कोशिश करती है कि जिस लड़के को वे नापसंद कर रहे हैं उसने उसकी जान 2 बार बचाई है। अगर वे फिर भी आर्थर को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि एल्फ्स अच्छाई के बदले बुराई करते हैं। लेकिन एडविन को इससे फर्क नहीं पड़ता।
करता, वो अपने लोगों के हित के बारे में सोच रहा है और उसे डर है कि शहर के लोग आर्थर को स्वीकार नहीं करेंगे। तभी विरियन बीच में बोलते हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया है, इसलिए वह एल्विन से कहते हैं कि अगर उन्होंने आर्थर को अपना शिष्य चुना है तो इसका मतलब है कि वे उस पर पूरा भरोसा करते हैं। एल्विन, जो अपने पिता और बेटी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, आखिरकार मान जाता है और आर्थर को वहाँ रुकने की अनुमति दे देता है, लेकिन उसकी एक चिंता अभी भी बनी रहती है, क्या बाकी लोग आर्थर को स्वीकार करेंगे। वो विरियन से पूछता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा। विरियन बिना एक पल सोचे जवाब देते हैं, मैं लूंगा जिम्मेदारी। इसके बाद एल्विन और उसकी पत्नी मेरियल बाहर जाते हैं आर्थर का स्वागत करने। एल्विन आर्थर के सामने खड़ा होकर मानता है कि जब वह पहली बार शहर में आया था तो उसने उसके साथ शक्ति दिखाई थी, लेकिन वह कहता है कि यह आर्थर की गलती नहीं थी, बल्कि यह इंसानों के प्रति बनी धारणा थी। आर्थर एल्विन के व्यवहार में आए बदलाव को साफ महसूस कर सकता है। वहीं एल्विन, जो पहले उसकी मौजूदगी से नाखुश था, अब उसे दिल से स्वीकार कर रहा है। साफ है, एल्विन अपने परिवार से बेहद प्यार करता है और उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो आर्थर से हाथ मिलाकर उसका स्वागत करता है, लेकिन टेसिया के पास इससे भी बेहतर आइडिया है। वो अपने पिता को चुनौती देती है कि अगर वो सच में आर्थर के साथ खुश है तो उन्हें आर्थर को शहर घुमाने ले जाने की इजाजत देनी चाहिए। अब जबकि पूरे शहर में आर्थर के रहने की खबर फैल चुकी है, एल्विन के पास कुछ खोने को नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। टेसिया खुशी से आर्थर का हाथ पकड़कर उसे शहर दिखाने ले जाती है। आर्थर पहली बार एल्विन सिटी में होता है और वहाँ के लोगों की अलग सी आकर्षक बनावट देखकर हैरान रह जाता है। टेसिया उसे बताती है एक बड़े स्टोर के बारे में जो स्नैक्स और फल बेचता है और उसे वहाँ ले जाती है ताकि भीड़ से पहले वे कुछ ले सके। लेकिन तभी एक युवा एल्फ जानबूझकर आर्थर से टकरा जाता है। आर्थर, जो स्वभाव से बहुत विनम्र है, बिना गुस्सा हुए उस लड़के से माफी मांगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर वह लड़का घृणा से उसे घूरता है और कहता है कि आर्थर ने उसे मानव शरीर से दूषित कर दिया। वो कहता है कि चाहे विरियन आर्थर को शहर में रखना चाहता हो, फिर भी आर्थर को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि वह इंसान है। आमतौर पर आर्थर ऐसी स्थिति में शांति से निपटता, लेकिन टेसिया से उसने थोड़ा बचपना सीख लिया है और यह मौका है थोड़ा मस्ती करने का। वह लड़का टेसिया से कहता है कि आर्थर के साथ रहने से उसकी छवि खराब हो जाएगी। लड़का अपना नाम फ्रेथ इवार बताता है और कहता है कि वह एक नोबेल घराने से है और टेसिया को घर छोड़ने की पेशकश करता है। टेसिया तुरंत उसे मना कर देती है और कहती है कि उसका व्यवहार गलत है, लेकिन आर्थर के पास इससे बेहतर जवाब है। वह फ्रेथ को तिरस्कार में झुककर सलाम करता है और जानबूझकर उसका नाम बिगाड़कर इविसुर कहता है, जो उसके असली नाम इवार का मजाक उड़ाने वाला रूप लगता है। टेसिया समझ जाती है कि आर्थर ने क्या किया था और हंस पड़ती है, लेकिन फ्रेथ को भी उसकी बात की तिड़कम समझ में आ जाती है। अपनी शान बचाने के लिए वो तुरंत आर्थर को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। इस शहर में किसी को द्वंद के लिए चुनौती देना कोई आम बात नहीं होती। सभी बड़े लोग रुक कर देखने लगते हैं। अगर आर्थर इस चुनौती को ठुकरा देता है तो इसका मतलब होता कि वो हार मान गया है और इससे न केवल उसकी बल्कि विरियन और शाही परिवार की भी बेइज्जती होती। इसलिए टेसिया के मना करने के बावजूद आर्थर यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। फ्रेथ घमंड के साथ लड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन आर्थर केवल एक ही पंच में उसे जमीन पर गिरा देता है और फ्रेथ की आंखें घूम जाती है। टेसिया को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। उसने पहले ही फ्रेथ को चेतावनी दी थी कि आर्थर कोई मामूली लड़का नहीं है। जब उसने नहीं सुना तो अब परिणाम भी भुगतना होगा। वो आर्थर का हाथ पकड़कर कहती है भागो और दोनों खुशी खुशी वहाँ से दौड़ जाते हैं। समय बीतता है और आर्थर टेसिया के साथ काफी घुल मिल जाता है। वे साथ में घूमते हैं, खाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। जब भी कोई एल्फ आर्थर को तंग करने की कोशिश करता है, टेसिया तुरंत उसकी रक्षा के लिए सामने आ जाती है। एक दिन सैर के बाद टेसिया रेलिंग के पास खड़ी होकर आर्थर से बात करती है। वो बताती है कि कल उसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है और पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। आर्थर थोड़ा परेशान दिखता है तो टेसिया उससे पूछती है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है, क्या अब आर्थर ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। उसे विरियन के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आती है। उस बातचीत में विरियन ने उसे याद दिलाया था कि वह एक अजनबी धरती पर है जहाँ उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, उस पर निर्भर होने के लिए कोई नहीं है। फिर भी उसने उसी धरती पर रुकने और सीखने का निर्णय लिया। विरियन ने उसे चेताया था कि यह प्रशिक्षण बहुत कठिन होगा, उससे कहीं ज्यादा कठिन जितना उसने अब तक सहा है, लेकिन अगर वह टिक गया और हर कठिनाई को पार करता रहा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। फिर विरियन ने उसे एक बार फिर पीछे हटने का मौका दिया और पूछा कि क्या वाकई वो तैयार है। आर्थर ने साफ कहा कि वो तैयार है। अब विरियन ने उसे आदेश दिया कि अभी के लिए अपने मानव कोर की पीड़ा को भूल जाए। अब आर्थर टेसिया की ओर उत्साह से देखता है और कहता है कि वो कल से शुरू हो रहे प्रशिक्षण को लेकर बेहद उत्साहित है। वो बताता है कि उसने पहले बहुत कुछ झेला है, अपने पिता के साथ लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन जो अब वो करने जा रहा है वो सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी वो तैयार है और पूरा आत्मविश्वास रखता है कि वो और मजबूत बनेगा। टेसिया भी हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि वो भी पूरी कोशिश करेगी। आर्थर हैरान होकर पूछता है इस बात की पूरी कोशिश, तो टेसिया मुस्कुराकर कहती है ताकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर ना बन जाओ। वह बताती है कि वह भी उसके
उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। दोनों अपनी उंगलियां क्रॉस करते हैं जैसे कि कोई छोटी सी शर्त हो। अगले दिन उनका प्रशिक्षण शुरू होता है। आर्थर विरियन के सामने खड़ा होता है जो उसे बताता है कि अब उसकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे ही आर्थर ट्रेनिंग शुरू करता है वह सोचता है कि एल्विन साम्राज्य में जीवन बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा तेज गति से चलता है। केवल कुछ ही दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा है और वह खुद को विकसित होते हुए महसूस कर रहा है। उसने यहाँ रुकने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि यह उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। वह यह भी सोचता है कि भले उसे यह पता ना हो कि आगे क्या क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब टेसिया भी माना का इस्तेमाल करना सीख गई है। एक सुबह वह आर्थर को जगाने जाती है लेकिन वह उठता नहीं। तब वह माना का उपयोग करके उसे जगाती है। आर्थर चौंक कर उठता है और झल्लाकर पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार से नहीं जगा सकती थी? टेसिया और आर्थर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वायरियन किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। आर्थर सोचने लगता है कि यह मीटिंग किस बारे में है, लेकिन तभी टेसिया उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और बताती है कि उसने उसके लिए एक बर्गर बनाया है। इससे पहले कि आर्थर कोई प्रतिक्रिया दे, टेसिया साफ कह देती है कि उसे उसके इस प्रयास के लिए ठीक से धन्यवाद देना होगा। फिर भी आर्थर मस्ती करते हुए बर्गर खाते खाते उसे औसत दर्जे का कह देता है, जिससे टेसिया गुस्सा हो जाती है। नाश्ते के बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं और वायरियन की निगरानी में बिना हथियारों के आपस में मुकाबला करते हैं। कुछ देर बाद वायरियन उन्हें लकड़ी की तलवारें देता है, जिससे स्पेयरिंग और भी गंभीर हो जाती है। आर्थर एक बार फिर से टेसिया को खूबसूरत सी राजकुमारी कहकर चिढ़ाता है। टेसिया ज्यादा गुस्सा नहीं होती और कहती है कि वो उसे अच्छी तरह से पीटकर सबक सिखाएगी। जैसे जैसे दोनों लकड़ी की तलवारों के साथ और अधिक सहज होते जाते हैं, वायरियन फैसला करता है कि अब उनकी ट्रेनिंग अगले स्तर पर ले जानी चाहिए। स्पेयरिंग खत्म होने के बाद वायरियन उन्हें एक जगह पर बुलाता है और जादू के बारे में बताना शुरू करता है। उसके अनुसार जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति माना को जागृत करता है तो उसे 4 मूलभूत तत्वों जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी में से किसी एक के प्रति जुड़ाव प्राप्त होता है। यह जुड़ाव काफी हद तक उनकी नस्ल पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एल्व्स प्राय वायु तत्व से जुड़ाव रखते हैं, जबकि अन्य नस्लों का जल या पृथ्वी पर ज्यादा नियंत्रण होता है। ड्वार्फ विशेष रूप से अग्नि और पृथ्वी के जादू में बेहतर होते हैं। वहीं इंसानों के पास प्लॉट की सुविधा के अनुसार 4 तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान चारों तत्वों को नियंत्रण कर सकता है। व्यक्ति का जुड़ाव केवल एक ही तत्व से होता है और यह पूरी तरह से अनियंत्रित और रैंडम होता है। वायरियन कुछ बेहद दुर्लभ और लगभग असंभव मामलों का भी जिक्र करता है, जहाँ कुछ इंसान एक से अधिक तत्वों का नियंत्रण कर सकते हैं। टेसिया हाथ उठाकर वायरियन से पूछती है कि आर्थर ने अपनी तरह जादू का उपयोग करते हुए शरीर को ट्रेन क्यों नहीं किया। वायरियन सरलता से समझाता है कि आर्थर अभी ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर है। वो बताता है कि आर्थर के माना कोर के अंदर एक बीस्ट व्हील मौजूद है जो उसके शरीर, खासकर मांसपेशियों और उसकी जादुई शक्ति के बीच संतुलन को बिगाड़ रही है। यही कारण है कि आर्थर का दिल अक्सर दर्द करता है। आर्थर को शक है कि उसके अंदर मौजूद यह बीस्ट व्हील शायद सिल्विया से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वह जानता है कि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। वायरियन कहता है कि इस बीस्ट व्हील को समझने और इलाज के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आर्थर के अंदर असल में क्या चल रहा है। टेसिया मजाक करते हुए पूछती है कि क्या उसे हर बार दर्द होता है जब वह ट्रेनिंग के दौरान उसे मारती है, और आर्थर यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि टेसिया बहुत जोर से मारती है। फिर आर्थर बताता है कि टेसिया अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई है, या कम से कम आर्थर के बराबर लगभग क्यों लग रही है। असल में एल्फ्स आमतौर पर 10 साल की उम्र तक अपना माना जगा लेते हैं और टेसिया जो अभी 9 साल की है उसने हाल ही में अपनी माना शक्ति को जागृत किया है। यहाँ तक कि उसने अनजाने में अपनी नींद में अपना कमरा भी तबाह कर दिया। इसलिए टेसिया अब ज्यादा ताकतवर हो गई है और अपनी प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए वो आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर रही है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वायरियन फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि आर्थर अपनी बीस्ट व्हील को पूरी तरह से जागृत करे, और आर्थर को इस मुश्किल कदम के लिए प्रेरित करने के लिए वायरियन उसे बताता है कि अगर यह रिचुअल सफल हो गया तो आर्थर को अब कभी दर्द नहीं होगा। इतना ही नहीं, वो एक सच्चा बीस्ट टेमर बन जाएगा। यह बात सुनकर आर्थर उत्साहित हो जाता है और रिचुअल के लिए बैठ जाता है। वायरियन समझाता है कि सबसे पहले उसे आर्थर के माना कोर के ज्वाला को जगानी होगी, और वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे बस शरीर के अंदर थोड़ी गर्मी महसूस होगी। फिर वायरियन अपनी माना आर्थर के शरीर में स्थानांतरित करता है, लेकिन तभी कुछ सक्रिय हो जाता है। आर्थर दर्द से चीख उठता है और अपनी सारी अंदरूनी माना को एक साथ बाहर छोड़ देता है, जिससे वायरियन और टेसिया दोनों हवा में दूर जा गिरते हैं। रिचुअल पूरा होते ही आर्थर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही वायरियन को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, वह आर्थर को वापस किले में ले जाता है और उसके ठीक होने तक उसके पास बैठा रहता है। जब आर्थर होश में आता है और वायरियन यह सुनिश्चित कर लेता है कि वह ठीक है, वो उससे उसकी बीस्ट व्हील के बारे में पूछता है, क्या वह इससे परिचित है। आर्थर धीरे धीरे बताता है कि उसके अंदर मौजूद बीस्ट व्हील एक ड्रैगन की है। वायरियन को इसका पहले से ही शक था, और क्योंकि ड्रैगन इस दुनिया में पौराणिक और अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, वह आर्थर से वादा करवाता है कि वह
किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। लेकिन अगर लोगों को यह पता चल गया तो कुछ बुरे लोग आर्थर की बीस्ट व्हील को छीनने की कोशिश करेंगे और इससे कई अनचाहे संघर्ष शुरू हो सकते हैं। 4 महीने बाद वायरियन आर्थर को बताता है कि अब वह घर जा सकता है। यह सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे यहाँ 2 साल और रहना है। वायरियन समझाता है कि 4 महीने बाद तीनों राजवंश की ओर से एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और उसी समय जायस सिटी का प्रवेश द्वार खुलेगा, वही शहर जहाँ आर्थर के माता पिता रहते हैं। यह जानकर आर्थर थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ दिन पहले जब उसने वायरियन को एक मीटिंग में जाते देखा था तब वायरियन दरअसल दूसरे राज्यों से उसके लिए बातचीत करने गया था। यह बात आर्थर को भावुक कर देती है। वायरियन उसे समझाता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि अब वह अपने माता पिता से मिलने जा रहा है। आर्थर सोचने लगता है कि टेसिया इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। वायरियन उसे बताता है कि चिंता ना करे, टेसिया को उसके माता पिता ने पहले ही यह बता दिया है। रात को आर्थर अपने ड्रैगन एग से बात करता है और उसे अपने जाने की बात बताता है। तभी अंडा चमकने लगता है और फूटने लगता है। आर्थर डर जाता है यह सोचकर कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन जैसे ही खोल टूटता है उसमें से एक प्यारा सा छोटा ड्रैगन निकलता है जो दिखने में बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। आर्थर तुरंत उसकी मासूमियत पर फिदा हो जाता है, लेकिन जब वह छोटा ड्रैगन उसकी बाह पर हल्के से काटता है जिसे छोटे बिल्ली के बच्चे करते हैं, तब आर्थर को एहसास होता है कि यह ड्रैगन उतनी फ्रेंडली नहीं है जितनी दिखती है। असल में उसने उसे काटा इसलिए था ताकि वह उस पर एक सील लगा सके। अब आर्थर उसकी आवाज सुन सकता है जो शुरुआत में थोड़ी अजीब और बड़बड़ाहट जैसी लगती है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि वह उसकी बात सुन सकता है। वह इस छोटे ड्रैगन का नाम सिल्वी रखता है अपनी माँ सिल्विया के नाम पर। इसके बाद वह सोचने लगता है कि उसकी बाह पर जो यह सील है उसका क्या मतलब है। वैसे भी वह यकीन नहीं कर पा रहा है कि वह सिर्फ 8 साल की उम्र में एक पिता बन गया है और वह इन्हीं ख्यालों के बीच सो जाता है। इस नए पालतू की एंट्री चौंकाने वाली है और अब उत्सुकता है कि बाकी लोग खासकर टेसिया इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि वह स्वभाव से बहुत खुशमिजाज है। अगली सुबह जल्दी आ जाती है और हमेशा की तरह टेसिया आर्थर को जगाने आती है। आर्थर गहरी नींद में होता है और टेसिया का हल्का सा स्पर्श उसे जगा नहीं पाता। वो उसके ऊपर से चादर हटाती है और तब उसकी नजर इस अजीब से छोटे से जीव पर पड़ती है। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि आर्थर की नींद खुल जाती है। पहली बार में लगता है जैसे वो डर के मारी चिल्लाई हो, लेकिन असल में टेसिया इस नए प्राणी को देखकर काफी ज्यादा खुश है। टेसिया सिल्वी को हाथों में उठाकर एक बच्चे की तरह उसे दुलारने लगती है। दोनों वायरियन से मिलने ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर टेसिया सिल्वी को खुश करने और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यह प्यारा जीव अपने मालिक को ही पसंद करता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने पर वायरियन ज्यादा हैरान नहीं होता। वह पूछता है कि क्या यह उसी बीस्ट व्हील का परिणाम है और आर्थर हाँ में जवाब देता है। आर्थर जब सिल्वी को देखता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसे चिंता होती है कि समाज में इस बीस्ट को कैसे स्वीकार किया जाएगा। वायरियन बिना आर्थर से कुछ पूछे उसकी चिंता समझ जाता है और उसे आश्वस्त करता है कि कोई मान ही नहीं सकता कि यह ड्रैगन है। वे सब बस कह सकते हैं कि यह एक खास माना बीस्ट है। उस दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है। वायरियन बताता है कि अब जब आर्थर ने अपना बीस्ट माना खोल लिया है तो उसे इसकी ट्रेनिंग भी करनी होगी। और ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? एक फिजिकल ड्यूल। वायरियन अपने स्पिरिट बीस्ट में बदल जाता है। यह जीव बेहद डरावना होता है। उसकी ऊर्जा, उसकी आवाज और जो काली रोशनी उससे निकलती है वो बच्चों को डरा देती है। और इस डर को और बढ़ाने के लिए वह आर्थर से कहता है कि वह उससे इस रूप में लड़े। आर्थर को यकीन ही नहीं होता। वह इस जीव को ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता क्योंकि वह बार बार गायब हो जाता है। आर्थर तुरंत हार मान लेता है और कहता है कि वो लड़ाई हार गया। वायरियन फिर से एल्फ के रूप में आ जाता है और बताता है कि वह जो जीव था वो शैडो पैंथर कहलाता है। यह जीव आवाज और रोशनी का उपयोग इतनी कुशलता से करता है कि आसपास होने पर भी इसका एहसास नहीं होता। हालांकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वायरियन कहता है कि इससे उसकी ऊर्जा बहुत खर्च होती है। अब जब बदमाशी पूरी हो गई है तो वह एक डंडा निकालता है ताकि अब सामान्य तरीके से ट्रेनिंग हो सके। कई दिन बीत जाते हैं। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते शायद महीनों में। आर्थर ने अब अपने बीस्ट व्हील और माना दोनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वह इतना ताकतवर हो गया है कि शैडो पैंथर से भी लड़ सकता है। जैसे जैसे पोर्टल खुलने का दिन नजदीक आता है, टेसिया धीरे धीरे आर्थर से विदाई महसूस करने लगती है। एक पार्टी शहर में आयोजित होती है, लेकिन टेसिया उसे एंजॉय नहीं कर पाती। उसका दोस्त जा रहा है। आर्थर उसे मुस्कुराने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान शहर की एक गली में एक लड़का आर्थर से टकरा जाता है और उसे अजीब नजरों से देखता है क्योंकि वह इंसान है। वह लड़का फेथ है, वही एल्फ लड़का जिसने पहले आर्थर को ड्यूल के लिए चुनौती दी थी और एक ही बार में हार गया था। वह फिर से आर्थर के पास आता है और पूछता है कि क्या आर्थर उसे याद करता है। आर्थर सच्चाई से कहता है उसे कुछ याद नहीं।
फेथ उसे बताता है कि वो फिर से लड़ना चाहता है क्योंकि इस बार वो जीत सकता है, लेकिन इस ड्यूल का अंत पहले जैसा ही होता है। आर्थर एक ही वार में उसे गिरा देता है। टेसिया आर्थर को बताती है कि यह लड़का कौन है और आर्थर अब फेथ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि फेथ उसका हाथ थाम लेता है और बताता है कि वह सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था। उसे बुरा लगा था कि पिछली बार आर्थर ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। बातों ही बातों में आर्थर को पता चलता है कि फेथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहा है। फेथ बताता है कि सभी रईसों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसे टेसिया की बात नहीं पता। जब आर्थर टेसिया से पूछने के लिए उसकी ओर देखता है, फेथ बताता है कि टेसिया नहीं जा रही क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते कि उनकी कमजोर राजकुमारी फिर से खो जाए। कमजोर, यह सब टेसिया के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है और उसे कमजोर कहने का नतीजा टेसिया उसे इतनी जोर से मारती है कि वो हवा में उड़ जाता है और जमीन में ऐसे गिरता है जैसे कोई बॉल बाउंसिंग कैसल में गिरी हो। वो तुरंत बेहोश हो जाता है। आर्थर जल्दी से टेसिया को वहाँ से खींच लेता है। दूर जाकर वो उसे समझाता है कि एक राजकुमारी को अपने आप पर संयमित रहना चाहिए, लेकिन टेसिया को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं है। वो परेशान है क्योंकि आर्थर जा रहा है और ऊपर से वो अब उसे डांट भी रहा है, बिल्कुल उसके पापा की तरह। वो उसे बूढ़ा आदमी कहती है और रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। आर्थर को एहसास होता है कि वो बहुत दुखी है, इसलिए वह खिड़की से उसके कमरे में जाता है, हाथ में बेल फ्लावर्स लेकर। वह खिड़की से उसे देखती है और उसके पास आती है। आर्थर वह फूल उसके कान के पीछे लगाता है और उसे बाहर चलने को कहता है। दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। भले ही वहाँ ना जाने की चेतावनी दी गई हो, आर्थर आग जलाता है ताकि वे गर्म रह सके और फिर दोनों बात करने लगते हैं। टेसिया को नींद आने लगती है, लेकिन वह कहती है कि वह आर्थर के साथ ही रहना चाहती है। बातों में वे इंसानी दुनिया की चर्चा करते हैं और फिर टेसिया सो जाती है। अगले दिन आर्थर विदा होने के लिए तैयार हो जाता है। वायरेन उसे एक कंपास देता है ताकि वो रास्ता ना भूले। यह कंपास एलेरिथ का चिन्ह लिए हुए है। अगर वह कभी वापस आना चाहे तो यह उसे रास्ता दिखाएगा। वायरियन मुस्कुराकर यह भी कहता है कि उसे उनकी पिछली रात की घूमने की योजना के बारे में सब पता है। आर्थर टेसिया के बारे में पूछता है, लेकिन मान लेता है कि वह उसे विदा करने नहीं आई क्योंकि वह बहुत दुखी है। जब वह बाकी बच्चों के साथ पोर्टल के सामने खड़ा होता है, टेसिया उसका नाम पुकारते हुई दौड़ती है। भागते भागते वह गिर भी जाती है, लेकिन आकर आर्थर को पकड़ लेती है। वह कहती है कि जब वह घर लौटे तो खाना स्किप मत करना। आर्थर उसे गले लगाता है और कहता है कि वह उसे बहुत मिस करेगा। टेसिया रोते हुए कहती है कि वह भी उसे बहुत मिस करेगी। पोर्टल खुलता है। यह एक भावुक विदाई होती है। लंबी यात्रा के बाद आर्थर इंसानों के राज्य में लौट आता है, जायस किंगडम। अब वह बहुत खुश है क्योंकि वह अपने माता पिता से दोबारा मिलने जा रहा है। वह घर की ओर बढ़ता है, खुद को तैयार करता है और दरवाजा खटखटाता है। एक छोटी सी बच्ची दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है। वो उस मासूम सी बच्ची को देखता है और समझ जाता है कि यह उसकी बहन है। उसी वक्त उसके माता पिता दौड़ते हुए दरवाजे तक आते हैं और उस बच्ची का नाम पुकारते हैं एलेनोर। जब वे दरवाजे तक आते हैं और आर्थर को देखते हैं तो हैरानी से निशब्द रह जाते हैं। आर्थर मुस्कुराकर कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। जब आर्थर उनके सामने आता है तो एलिस और रेनॉल्ड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते और जोर से उसे गले लगाते हैं। उनकी बेटी एलिना एलिस से कहती है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए। तभी आर्थर उसकी ओर मुड़ता है और महसूस करता है कि यह वही बहन है जिसके लिए वो अपनी जान देने को तैयार था। आर्थर घुटनों के बल बैठकर अपनी बहन एलिना से खुद को परिचित कराता है और एलिना अपने भाई को देखकर चौंक जाती है। इसके बाद आर्थर घर के अंदर आता है जहां एलिस उसे ढेर सारे सवाल पूछने लगती है कि वह इतने सालों कहाँ था। आर्थर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। रेनॉल्ड्स भी एलिस को टोकते हुए कहता है कि वो बेटे को इतना परेशान ना करे। इस बीच एलिना को जलन होने लगती है क्योंकि उसके माता पिता सारा ध्यान आर्थर पर दे रहे हैं, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि आर्थर उसका भाई है जिसके बारे में उसने इतनी सारी कहानियां सुनी है। आर्थर भी कहता है कि सच में वो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। फिर सिल्विया जो एक बच्चा ड्रैगन है उछलकर एलिना की गोद में चला जाता है। जब सब शांत हो जाते हैं तो आर्थर अपने परिवार को बताता है कि उसके अलग होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वह सिल्विया के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताता क्योंकि उसे नहीं पता कि इसे जानने के बाद उसके माता पिता कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वो बस इतना कहता है कि वह एक मानव बीस्ट है जिसने उसे गोद लिया क्योंकि उसकी माँ बहुत कमजोर थी। उसके माता पिता उस पर यकीन कर लेते हैं और खुश होते हैं कि उनका बेटा जिंदा है। तभी रेनॉल्ड आर्थर से पूछता है कि उसका माना स्टेज अभी कौन सा है, लेकिन एलिस उसे डांटती है कि अभी ऐसे सवाल मत पूछो। आर्थर अपने पिता से पूछता है कि वो अब क्या काम कर रहे हैं। रेनॉल्ड्स गर्व से बताता है कि वो अब एक मशहूर नीलामी हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर है। फिर वह बताता है कि उसका माना 2 साल पहले डार्क ऑरेंज रंग का हो गया था जो ताकत के पैमाने में बीच का स्तर होता है। आर्थर प्रभावित होता है और सोचता है कि उसके पिता ने बहुत मेहनत की है, लेकिन वह खुद लाइट रेड स्टेज पर है जो डार्क ऑरेंज से बस एक कदम नीचे है। रेनॉल्ड्स थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि उसका बेटा उससे आगे निकलने वाला है और फिर आर्थर को चुनौती देता है कि चलो एक बार आमना सामना करते हैं। ताकत
घर दिखाने के लिए। एलिस फिर से उसे डांटती है। तभी कुछ लोग उनके घर में घुस जाते हैं। एक आदमी जिसका नाम विंसेंट है रेनॉल्ड्स से पूछता है कि क्या यह सच में उसका बेटा है, और आर्थर सोचता है ये आदमी कौन है और क्या चाहता है। रेनॉल्ड्स आर्थर को बताता है कि विंसेंट उस नीलामी घर का मालिक है जहाँ वो काम करता है और यह घर भी उन्हीं का है। आर्थर विंसेंट और उसकी पत्नी का अभिवादन करता है और उनकी बेटी लिलिया से भी दोस्ती कर लेता है। इसके बाद रेनॉल्ड्स विंसेंट को बताता है कि वह और आर्थर बाग में एक दूसरे से स्पार करने वाले हैं, मतलब अभ्यास लड़ाई, और उसे भी यह लड़ाई देखने के लिए आमंत्रित करता है। विंसेंट हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी के साथ बगीचे में चले जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि आर्थर का माना लेवल लाइट रेड स्टेट तक पहुंच गया है, लेकिन एलिस कहती है कि उनका बेटा बहुत जल्दी सीखता है और उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। फिर भी विंसेंट को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, क्योंकि सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग स्कूलों के टॉप स्टूडेंट्स भी 13 साल की उम्र में उस स्तर तक नहीं पहुंचते और आर्थर तो बस 8 साल का है। उधर आर्थर और रेनॉल्ड वार्म अप खत्म करके एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। आर्थर अपने पापा के हमलों को ब्लॉक करता है और फिर जवाबी हमला करता है। रेनॉल्ड्स उसे आसानी से रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे और मेहनत करनी होगी, लेकिन तभी आर्थर उसे वायरन से सीखी हुई तकनीक दिखाता है और रेनॉल्ड को पीछे धकेल देता है। रेनॉल्ड प्रभावित होता है, लेकिन कहता है कि अब आर्थर को दोबारा हमला करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वह पूरी तरह से लड़ने वाला है। रेनॉल्ड अपनी मुट्ठी में माना एकत्र करके आग में बदल देता है, जिसे देख आर्थर चौंक जाता है। आर्थर जानता है कि इस दुनिया में सभी माना यूजर्स के पास जन्म से कोई न कोई तत्व होता है। कॉन्जर्स के लिए उसे पहचानना और इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन ऑगमेंटर्स जैसे रेनॉल्ड्स के लिए यह बहुत अभ्यास और समझ की बात होती है। फिर रेनॉल्ड अपने पूरे शरीर को फ्लेम माना से ढक लेता है और आर्थर पर तेजी से हमला करता है। आर्थर बस बचाव ही कर पाता है और पीछे ढकेला जाता है। तभी आर्थर सोचता है कि अपने पिछले जीवन में उसके पास काई नाम की शक्ति थी जो माना की तरह ही काम करती थी, लेकिन काई मास्टर्स खुद तय कर सकते थे कि वे कौन सा तत्व इस्तेमाल करेंगे। इस जीवन में आर्थर बिना किसी खास तत्व के पैदा हुआ है, जिसका मतलब है कि वह सभी तत्वों का इस्तेमाल कर सकता है। पिछले जीवन और इस जीवन की ट्रेनिंग की वजह से उसे भरोसा है कि वह रेनॉल्ड्स को हरा सकता है। वह भी अपने हाथों में माना एकत्र करता है जो अब सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। आर्थर रेनॉल्ड्स की ओर दौड़ता है और उसके जलते हुए घूसे को अपने सुनहरे आरा से रोकता है। उनके टकराव से इतनी जोरदार शॉक वेव बनती है कि दोनों पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। इसके बाद रेनॉल्ड्स और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और आर्थर को एक जोरदार मुक्का मारता है। जब आर्थर फिर से उसकी ओर दौड़ता है तो उसे याद आता है कि वायरन के साथ ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी काई मास्टरी को कैसे इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी प्रगति काफी तेज हो गई थी। उसने आग के तत्वों को बहुत जल्दी सीख लिया था और इसी वजह से बूढ़े एल्फ ने उसे एक कदम और आगे बढ़ने को कहा था। अब जब आर्थर को वो ट्रेनिंग याद आती है, वो दोबारा गोल्डन ऑरा छोड़ता है और फिर उसे बिजली में बदल देता है। उसके शरीर से निकलती बिजली की चमकदार लपेटे घास के मैदान को जला देती है और रेनॉल्ड्स बस हैरानी से देखता रह जाता है, क्योंकि आर्थर ने फायर मैजिक का उच्च स्तर हासिल कर लिया था। आर्थर कहता है कि अभी चौंकने की जरूरत नहीं, उसके पास और भी बहुत कुछ है। अचानक वह वाटर मैजिक का भी इस्तेमाल करता है और फव्वारे में मौजूद पानी को मोड़कर रेनॉल्ड पर हमला कर देता है। सभी दंग रह जाते हैं कि वह दो अलग अलग जादू एक साथ चला रहा है। रेनॉल्ड्स जैसे तैसे पीठ की ओर से आ रहे पानी के हमले से बचता है। इसके बाद आर्थर अपनी सारी जादुई ऊर्जा रोक लेता है और रेनॉल्ड्स तुरंत उसे गले से लगा लेता है। रेनॉल्ड्स भावुक होकर कहता है कि वह उस पर बहुत गर्व करता है और पूछता है कि उसने ये सब कब सीखा। आर्थर जवाब देता है कि उसने हाल ही में यह सीखा है, लेकिन वाटर मैजिक पर अब भी उसने पूरा नियंत्रण नहीं पाया है। एलिस और एलेना इसे जैसे कोई सामान्य बात हो वैसे ही लेती है, लेकिन विंसेंट और उसकी पत्नी तो पूरा हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें अब पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर एक असाधारण प्रतिभा है। कुछ देर बाद सब लोग घर के अंदर लौटते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वही विंसेंट कहते हैं कि आर्थर का भविष्य बहुत उज्जवल है। रेनॉल्ड्स सहमति से सिर हिलाते हुए कहते हैं कि उन्हें तब से पता था जब आर्थर ने 3 साल की उम्र में अपना माना कोर जगाया था और उस वक्त उसने पूरा घर ही तोड़ दिया था। विंसेंट यह सुनकर चौंक जाता है और रेनॉल्ड्स हंसते हुए इतना पीछे झुक जाता है कि वो अपनी कुर्सी समेत ही गिर जाता है। तभी विंसेंट अचानक खड़ा होता है और सुझाव देते हुए कहता है कि आर्थर को जायरस एकेडमी भेजा जाना चाहिए। यह सुनकर रेनॉल्ड्स चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वाकई गंभीर है, क्योंकि जायरस एकेडमी पूरे महाद्वीप की सबसे बेहतरीन मैजिकल ट्रेनिंग स्कूल है। विंसेंट की पत्नी भी पूरी तरह से उसके विचार से सहमत होती है और आर्थर के माता पिता से कहती है कि उन्हें फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद आर्थर की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन आर्थर उन लोगों के लिए कोई बड़ा काम करेगा। एलिस थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि एकेडमी आर्थर को दाखिला देगी भी या नहीं, लेकिन विंसेंट आत्मविश्वास से कहते हैं कि वह एकेडमी के डायरेक्टर को जानते हैं और कुछ न कुछ कर सकते हैं। अचानक आर्थर बोल उठता है क्योंकि यह बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए उसे भी इसमें अपनी राय रखने का हक है। वो कहता है कि वह अभी अपने परिवार से मिला है और इतनी जल्दी वो फिर से उनसे दूर नहीं जाना चाहता। विंसेंट उसकी बात को समझ
समझ जाते हैं। आर्थर थका हुआ महसूस करते हुए भी भीतर चला जाता है, लेकिन लिलिया उसका पीछा करती है क्योंकि वह आर्थर की ताकत देखकर उस पर मोहित हो चुकी है। लिलिया उसे बताती है कि वह गलत दिशा में जा रहा है और कहती है कि वह उसे एक बेहतर जगह ले जाएगी। वह उसे बेसमेंट के किचन में ले जाती है जहाँ वह नौकरों से खुश होकर बात करती है और स्वादिष्ट मांस के व्यंजन तैयार करने को कहती है। एक बूढ़ी नौकरानी उसे टोकती है कि उसे अपना डाइट पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसका वजन बढ़ गया है। लिलिया नाराज होकर कहती है कि वह उसके वजन की बात न करे। आर्थर उसका यह रूप देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह अब तक बहुत शांत थी। तभी एक और नौकरानी आर्थर को बताती है कि लिलिया जब भी तनाव में होती है वो यहाँ आकर खाना खाती है। आर्थर को यह सुन जिज्ञासा होती है और नौकरानी बताती है कि लिलिया और उसके माता पिता चाहते हैं कि वह एक मेज बने जिससे उस पर बहुत दबाव रहता है। रात को एलिस और रोनाल्ड आर्थर के कमरे में आते हैं और उससे कुछ और बातें करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे बहुत खुश है कि वह वापस आ गया और कहते हैं कि उन्हें उस पर बहुत गर्व भी है। वो कहते हैं कि वह एक दिन एक महान मेज बनेगा। आर्थर कुछ बताना चाहता है लेकिन वे कहते हैं कि बाकी बातें कल करेंगे और उसे शुभ रात्रि कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही आर्थर उठता है वो तुरंत हॉल की ओर दौड़ता है क्योंकि कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए हैं। ये लोग उसके माता पिता की पुरानी पार्टी के सदस्य होते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एंजेला उसे इतनी जोर से गले लगाती है कि आर्थर की सांसें रुकने लगती है। फिर वह डिरिट नामक एक टैंक के साथ हाई फाइव करता है। एडम और हेलन आपस में मजाक करते हुए आर्थर का स्वागत करते हैं। तभी अचानक जैस्मिन बिना किसी वजह से आर्थर की तलाशी लेने लगती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे छूना चाहती है। फिर वह उसे गले लगाकर कहती है कि यह सब उसकी गलती है और आर्थर उसे माफ कर दे। इस भावनात्मक मिलन के बाद पार्टी के सदस्य आर्थर को अपने हाल के एडवेंचर के बारे में बताते हैं जो वे दूर दराज की जगहों में करके आए हैं। हमेशा की तरह वे छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक करते रहते हैं। उन्हें सुनकर आर्थर को महसूस होता है कि इस दुनिया में जानने के लिए अभी बहुत कुछ है और एक एडवेंचरर बनना इन सबको जानने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। लेकिन जब वह अपने परिवार की ओर देखता है तो सोचता है कि वह अभी दोबारा उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्थर कमरे में ट्रेनिंग शुरू करता है। वो अपनी माना पर इतना फोकस करने की कोशिश करता है कि उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो, लेकिन वो इस अवस्था को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाता और थकावट की वजह से गिर जाता है। वो सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी और ताकतवर बनना होगा ताकि वो अपने चाहने वालों की रक्षा कर सके। तभी सिल्वी आकर उसके पास सट जाती है। आर्थर उसे गले लगाता है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सिल्वी से बहुत बुरी बदबू आ रही है। वो तुरंत उसे नहलाने ले जाता है। जब वो उसे नहला देता है तो उसकी फैमिली वहाँ आ जाती है और कहती है कि अब आर्थर की बारी है तैयार होने की। आर्थर को कुछ समझ में नहीं आता और वो एक ऐसे इंसान की कुर्सी पर बैठा होता है जो उसे हर तरह से तैयार करने वाला लगता है। थोड़ी देर में आर्थर को एक नया हेयर कट मिल जाता है और उसकी माँ और उसकी बहन उस पर फिदा हो जाती है। आर्थर पूछता है कि इसकी जरूरत ही क्या थी। तब लिलिया की माँ बताती है कि अगली बार वो उसे अपने ऑक्शन हाउस ले जाने वाली है और वो उसे ऐसे गंदे हाल में नहीं ले जा सकती। इसके बाद वे लोग जायज सिटी घूमने निकलते हैं। एलिना तुरंत आर्थर से उसका हाथ पकड़ने को कहती है और आर्थर मान जाता है, लेकिन लिलिया कहती है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि आर्थर के आने से पहले एलिना सिर्फ उसी के साथ रहती थी। वो सब मिलकर शहर घूमते हैं। आर्थर एक मूर्ति की उंगली में हेयर टाई पहनाता है। तभी कुछ लड़के आकर उसके सिर पर एक हेयर टाई फेंक कर हंसते हुए चले जाते हैं। आर्थर गुस्से में पूछता है कि ये बदतमीज कौन थे। लिलिया बताती है कि वो जायस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। क्योंकि वहाँ उन्हें रॉयल्टी जैसा दर्जा मिलता है इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ बदमाश बन जाते हैं। तभी आर्थर को एक दुकान से जानी पहचानी एनर्जी महसूस होती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ बीस्ट कोर्स रखे होते हैं। लिलिया की माँ बताती है कि ये माना कोर्स होते हैं जो मैजिक बीस्ट से निकाले जाते हैं और इंसान को ताकतवर बनाने में काम आते हैं। ये पहली बार है जब आर्थर ने इसके बारे में सुना क्योंकि एल्फ्स ने कभी बीस्ट से मोना कोर निकालने की बात नहीं की थी। लिलिया की माँ आगे बताती है कि बीस्ट कोर की कीमत उसके असर पर निर्भर करती है और अगर उसमें बीस्ट विल हो तो उसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स तक हो सकती है जिससे आर्थर और उसका परिवार 250 साल तक आराम से रह सकता है। फिर वो बताती है कि वो लोग जल्द ही कुछ बीस्ट कोर्स अपने ऑप्शन हाउस में बेचने वाले हैं और आर्थर चाहे तो उनमें से किसी को छू सकता है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। उधर लिलिया थोड़ी नर्वस होकर अपनी माँ से कहती है कि उसे भी एक बीस्ट कोर लेना चाहिए, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है और कहती है कि बीस्ट कोर लेने के बाद कोई गारंटी नहीं कि लिलिया एक मैच बन ही जाए। लिलिया दुखी हो जाती है और कहती है कि सस्ते कोर्स भी होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। पूरे वक्त लिलिया उदास रहती है। ये देखकर आर्थर को बुरा लगता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है और समझाता है कि चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी वो देखता है कि लिलिया अकेले कहीं जा रही है और वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। लिलिया एक वेपन हाउस में जाती है जहाँ वो कुछ सस्ते बीस्ट कोर को ध्यान से देखती है। वे बीस्ट कोर अपने पॉकेट मनी से खरीद सकती थी, लेकिन जब
आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो वाकई ऐसा करना चाहती है तो लिलिया चौंक जाती है। आर्थर उसकी माँ की कही बात दोहराता है और कहता है कि उसे इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए, लेकिन लिलिया गुस्से में जवाब देती है कि आर्थर कभी समझ नहीं सकता कि वो कैसा महसूस करती है क्योंकि आर्थर खास है। आर्थर फिर भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिलिया उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो वो पीछे खड़े एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का जायस मैजिक एकेडमी का छात्र निकलता है। लिलिया तुरंत माफी मांगती है, लेकिन वो घमंडी लड़का कहता है कि ये कैसी अधूरी माफी है। वो उसे डराने की कोशिश करता है और आर्थर तुरंत लिलिया की हिफाजत करने के लिए सामने आ जाता है। शोरगुल सुनकर दुकानदार भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो छात्र को देखता है तो वो डर के पीछे हट जाता है। वो घमंडी छात्र लिलिया को तंग करने लगते हैं और उनमें से एक छोटा सा फ्लेम जादू निकालता है। आर्थर भी अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी लिलिया की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों से अपना जादू बंद करने को कहती है। शुरू में दुकानदार और छात्र उन्हें बीच में ना पड़ने को कहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो महिला उस ऑक्शन हाउस की मालिक की पत्नी है जो हर साल मैजिक एकेडमी को बहुत बड़ा दान देता है, वो दोनों चुप हो जाते हैं। छात्र वहाँ से लौटने का फैसला करते हैं क्योंकि अब वो कोई मुश्किल नहीं चाहते, लेकिन जाते जाते लिलिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक नाकाम लड़की सिर्फ पैसे से ही एकेडमी में सीट खरीद सकती है। आर्थर को गुस्सा आता है और वो लड़ने ही वाला होता है, लेकिन लिलिया उसे रोक लेती है क्योंकि वो खुद मानती है कि लड़कों ने जो कहा उसमें सच्चाई है। बाद में जब सब घर लौटते हैं, विंसेंट को पता चलता है कि लिलिया और आर्थर का कुछ छात्रों से झगड़ा होते होते बचा। लिलिया माफी मांगती है, लेकिन विंसेंट कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। वो आर्थर से भी कहता है कि उसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने मैजिक एकेडमी को बहुत डोनेशन दिया है और इतनी छोटी सी बात उसका एडमिशन नहीं रोकेगी। लिलिया सोचती है कि अब उसके पिता उसे नहीं बल्कि आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अब तक मैजिक यूज नहीं कर पाई है। चाहे जितनी भी कोशिश की गई हो, वो टूट जाती है और सब पर अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। रात को आर्थर उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वो कमरे में होती ही नहीं। तभी एक नौकर उसे लिलिया के पास जाने को कहता है। उधर लिलिया सोच रही होती है कि कैसे उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि वो एक मैच बने और धीरे धीरे वही उसका सपना बन गया था, मैजिक एकेडमी जाना। लेकिन जब उसकी मैजिक शक्ति ही नहीं जागी तो वो अंदर से टूटने लगी। ऊपर से उसके पिता कहते रहते थे कि उन्होंने पैसे दिए हैं, इसलिए उसके लिए एक सीट पक्की है। वो जैसे तैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करती रही, लेकिन जब आर्थर उसकी जिंदगी में आया और उसके माता पिता उसे ही मैजिक एकेडमी भेजने की बात करने लगे तो एक असुरक्षित लड़की के लिए ये सब सह पाना बहुत मुश्किल हो गया। आर्थर थोड़ी ही देर में किचन में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लिलिया सो रही है। वो उसे उठाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि ऐसा करने से लिलिया को घमंडी समझा जा सकता है। तभी लिलिया खुद माफी मांगती है और कहती है कि वो आर्थर से इसलिए जल रही थी क्योंकि उसने उसके पापा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वो खुद को दोष देने लगती है कि उसकी मैजिक अब तक नहीं जागी और शायद उसके माता पिता ने अब उससे उम्मीद छोड़ दी है। आर्थर को लिलिया पर दया आती है और वो तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो ज्यादा सोच रही है। वो कहता है कि अगर वो देख सकता है कि लिलिया कितनी मेहनत कर रही है तो उसके माता पिता तो और भी बेहतर समझ सकते हैं। फिर आर्थर बिना किसी खास वजह के उसे टेस की एक कहानी सुनाता है और कहता है कि उसके पापा और एलेना इसलिए उसकी ओर आकर्षित है क्योंकि वो उनके जीवन में नया आया है और वे बस उत्सुक हैं। लिलिया यह सुनकर हंस पड़ती है और मानती है कि असल में खुद उसी ने खुद पर इतना दबाव डाला था, लेकिन आर्थर जानता है कि बात इतनी सीधी नहीं है। वो समझता है कि लिलिया अपने आसपास के सभी लोगों की उम्मीदों के बोझ से दब रही है। वो तय करता है कि वो लिलिया की मैजिक शक्ति जागृत करने में मदद करेगा। जल्द ही वे लिविंग रूम में आकर लिलिया के माता पिता से कहता है कि लिलिया सच में मैजिक को जगाना चाहती है, इसलिए उसने उसे वहाँ भेज दिया है जहाँ वो खुद 3 साल तक ट्रेनिंग करता रहा था। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि लिलिया वहाँ सुरक्षित और खुश रहेगी, लेकिन उसके माता पिता नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने उनसे पूछे बिना ऐसा फैसला कैसे ले लिया। आर्थर बताता है कि यह लिलिया का फैसला था। जब उसने उसे विकल्प दिया तो लिलिया ने तय किया कि अगर वो अपने माता पिता से बात करेगी तो शायद वो अपने फैसले पर शक करने लगेगी। इसके बाद आर्थर विंसेंट को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिलिया ने लिखा होता है कि जब तक वो मैजिक यूज नहीं कर सकती तब तक वो खुद को अपने माता पिता पर बोझ समझती है। वो वादा करती है कि चाहे जितना भी समय लगे वो एक मेज जरूर बनेगी। विंसेंट चिट्ठी पढ़कर टूट जाता है। वो खुद को दोष देता है और कहता है कि उसने सोचा था कि अगर लिलिया एक मेज बनती है तो उसका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन उसे कभी ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये चाल लिलिया को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देगी। वो कहता है कि अगर लिलिया मेज नहीं भी बनती तो भी वो खुश रहता, बस वो खुश रहे यही उसके लिए काफी था। यही मौका देखकर आर्थर लिलिया को हाइडिंग से बाहर बुलाता है। उसके माता पिता बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। आर्थर तुरंत माफी मांगता है कि उसने झूठ बोला, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया को यकीन हो कि उसके माता पिता बिना शर्त उससे प्यार करते हैं। विंसेंट कहता है कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो तुरंत
एलिस और रेनॉल्ड से माफी मांगता है कि उसने आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजने का फैसला बहुत जल्दी में ले लिया, जबकि वो अभी अभी अपने परिवार के पास लौटा था। फिर वो लिलिया से कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो उसे मैजिक एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है, वो और भी कई चीजों से खुशी पा सकती है। लेकिन लिलिया बताती है कि वो सच में एकेडमी जाना चाहती है और इसके लिए वो मेहनत करके अपनी मैजिक शक्ति को जागृत करना चाहती है। उसके माता पिता उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। इस भावनात्मक पल को देखकर आर्थर लिलिया की मैजिक जागृत करने में मदद करने का फैसला करता है। जल्दी ही वो लिलिया और एलेना को एक दूसरे की पीठ से लगाकर बैठा देता है। उसके माता पिता को यकीन नहीं होता कि आर्थर सच में कुछ कर पाएगा या नहीं, लेकिन आर्थर पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि मैजिक को जगाने का पहला कदम है अपनी सांसों पर ध्यान देना। वो दोनों लड़कियों से कहता है कि आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस ले और तब तक ध्यान केंद्रित करे जब तक अंधेरे में कोई रोशनी न दिखाई दे। सबसे पहले एलेना को हल्की सी रोशनी दिखती है और वो उत्साहित होकर बोल उठती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो वापस से खालीपन में लौट जाती है। लिलिया को बुरा लगता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन आर्थर उससे कहता है कि वो बस सांस लेती रहे। फिर आर्थर धीरे से अपना हाथ दोनों लड़कियों की पीठ पर रखता है और कहता है कि अगर उन्हें थोड़ी गर्मी महसूस हो भी तो वे सांस लेती रहे। इसके बाद आर्थर धीरे से अपनी माना उनके शरीर में भेजता है और आखिरकार लिलिया को वो रोशनी दिखाई देती है जिसके बारे में आर्थर बात कर रहा था। अपनी बेटी को पहली बार माना को महसूस करते हुए देख उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद लिलिया खुशी खुशी नीचे जाती है और अपने घर के नौकरों के साथ पार्टी करती है। आर्थर लिलिया के परिवार के ऑक्शन हाउस जाता है और वहाँ की भव्यता देखकर दंग रह जाता है। वहाँ पर तरह तरह के राजघरानों के लोग, व्यापारी और एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं जो कीमती और दुर्लभ चीजें खरीदने आए हैं। लिलिया और एलेना तुरंत ही सुंदर सुंदर बीस्ट को देखने चली जाती है, लेकिन आर्थर का ध्यान एक अजीब से डीमन स्टेचू पर चला जाता है। इस बीच रेनॉल्ड सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा होता है। थोड़ी देर बाद ऑक्शन शुरू होता है और विंसेंट सबसे पहले उनके खास मेहमानों का परिचय कराते हैं जो होते हैं किंग ब्लाइन और उनका पूरा परिवार। राजा के आते ही वहाँ मौजूद लोग जोरदार तालियों और जय जयकारों से उनका स्वागत करते हैं। आर्थर महसूस करता है कि राजा अपने लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय है। ऑक्शन की पहली चीज होती है एक ऐसा खंजर जिसमें बिजली का जादू भरा गया है। आर्थर सोचता है कि क्या वो भी अपने जादू से किसी हथियार को इंचेंट कर सकता है। तभी उसे ध्यान आता है कि सिल्वी कहीं गायब है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है बिना ये जाने कि सिल्वी गलियारे में एक संदिग्ध जादूगर के पास पहुंच गई है। इसी दौरान ऑक्शन में अगली चीज सामने लाई जाती है, एक शेर जैसे माना बिस्ट का बच्चा। वो पहले ही एक क्लास का जानवर होता है जो दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है। राजा का बेटा उस बच्चे को पाना चाहता है और राजा उसे खरीदने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन तक बोली लगा देते हैं और उसे जीत लेते हैं। उधर आर्थर गलियारे में सिल्वी को ढूंढ रहा होता है। जब उसे उसकी आवाज सुनाई देती है वो दौड़कर जाता है और देखता है कि एक अजीब सा जादूगर सिल्वी से कह रहा है कि वो उसे थोड़ा जांचना चाहता है। आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये वही जादूगर है जो राजा के साथ था, इसलिए वो कोई झगड़ा नहीं चाहता। वह शांत स्वर में कहता है कि वो सिल्वी को छोड़ दे। वो जादूगर ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है कि उसे लगा था कि ये जानवर भी शायद नीलामी की किसी चीज में से एक है। सिल्वी तुरंत आर्थर के पास लौट आती है, लेकिन वो रॉयल मैजिशियन इससे नाराज हो जाता है। आर्थर वापस अपनी सीट पर जाने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा जादूगर उसे रोकते हुए कहता है कि वो सिल्वी को वहीं छोड़ दे क्योंकि वह अब उसके साथ पैक्ट बनाएगा। वो कहता है कि आर्थर को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना महान जादूगर उसकी माना बीस्ट की सच्ची शक्ति को बाहर निकालना चाहता है। ये दिखाने के लिए कि वो कितना ताकतवर है, आग का एक बड़ा धमाका करता है जो आर्थर के पास से निकलता है, लेकिन आर्थर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। आर्थर उससे पूछता है कि वो क्यों अपना साथी उसे दे दे, सिर्फ इसलिए कि वो रॉयल मैजिशियन है। जवाब में वो एक और आग का हमला करता है। वो कहता है कि ये सब देश की भलाई के लिए है, लेकिन अब आर्थर का सब्र टूट जाता है। वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो जादूगर धमकी देता है कि अगर आर्थर नहीं माना तो उसके माता पिता को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनते ही आर्थर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मुड़कर कहता है कि फिर से कहो जो तुमने कहा। अब आर्थर के शरीर से इतनी भयानक किलिंग इंटेंट निकलती है कि पूरा ऑक्शन हॉल डर के मारे कांपने लगता है। हवा भारी हो जाती है और विंसेंट जैसे लोग सीधे जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि वे उस अल्फा ऑरा को सहन नहीं कर पाते। लेकिन किंग ब्लाइन बहुत ही तेज है। वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई ताकतवर इंसान बहुत ज्यादा नाराज है। उधर आर्थर को एहसास होता है कि वो बस रॉयल मैजिशियन को डराना चाहता था, लेकिन उसने अपनी असली भावनाएं दिखा दी, जिससे अब काफी बड़ा बवाल हो गया है। रेनॉल्ड और उसके लोग तुरंत सभी को ऑक्शन हाउस से बाहर निकालने में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में विंसेंट, रेनॉल्ड और उनके परिवारों को राजा ब्लाइन के सामने तलब किया जाता है। राजा रेनॉल्ड से कहते हैं कि वो सिक्योरिटी हेड होने के नाते इस बात की जिम्मेदारी ले कि वो समय पर इंट्रूडर को नहीं पकड़ पाए। रेनॉल्ड अपनी गलती मानते हैं और सजा के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी रॉयल मैज यानी सेबेस्टियन बीच में बोलता है और कहता है कि चूंकि किसी की जान नहीं गई इसलिए राजा को
सजा में नरमी बरतनी चाहिए। फिर वो तुरंत आर्थर की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसके पास एक शानदार माना बीस्ट है और वही उसे उसकी असली शक्ति तक पहुंचा सकता है। आर्थर को एहसास होता है कि वो बूढ़ा धोखेबाज बहुत चालाकी से अपनी चाल चल चुका है और अब ब्लाइन भी उसकी तरफदारी कर रहा है। राजा कहते हैं कि सेबेस्टियन कई सालों से उसके दरबार का हिस्सा रहा है और अगर उसके पास खुद तक कोई साथी होता तो वह यह घटना होने से रोक सकता था। राजा फिर रेनोल्ड से पूछता है कि क्यों ना आर्थर की माना बीस्ट सेबेस्टियन को दे दी जाए। आर्थर कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन उसकी माँ उसे चुप रहने को कहती है। सौभाग्य से रेनोल्ड्स राजा से कहता है कि आर्थर ने वो माना बीस्ट खुद की मेहनत से हासिल की है, इसलिए उसे ही इसका फैसला करने का हक है। अब राजा ब्लाइन आर्थर की ओर मुड़ता है। आर्थर इस पूरी घटना से बहुत ही गुस्से में होता है लेकिन खुद को शांत करता है और जवाब देता है, मैं अपने साथी और दोस्त को नहीं दे सकता। राजा इसे एक और प्रस्ताव के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर आर्थर सिल्वी को दे दे तो उसके बदले वो उसे लायन कप दे देगा जिसे उसने नीलामी में खरीदा था। वो कहता है कि एक शिकारी जानवर भविष्य में ज्यादा ताकतवर बनेगा। आर्थर अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ठंडे स्वर में कहता है, मैं अपने साथी को ना तो दूंगा ना बेचूंगा ना ही किसी चीज के लिए बदलूंगा। राजा को अब बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपनी हैसियत के बावजूद 2 बार विनम्रता से पूछा। वो आर्थर को आखिरी मौका देता है और पूछता है कि क्या तुम अपना माना बीस्ट बदलोगे या नहीं। आर्थर अब तय करता है कि राजा को असली बात समझानी होगी। राजा बनने के लिए ताज या साम्राज्य के नहीं बल्कि सोच चाहिए। वो खड़ा होकर राजा से पूछता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चे की क्या कीमत लगाएंगे। यह सुनकर राजा चुप हो जाता है। आर्थर आगे कहता है, मैंने भी आपको 3 बार मना किया है तो अब आप भी समझिए कि जिद और अहंकार में फर्क होता है। सेबेस्टियन तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि इस बदतमीज लड़के को पकड़ लो, लेकिन आर्थर एक एक मुक्के से दोनों सैनिकों को बेहोश कर देता है। अब सेबेस्टियन खुद मैदान में उतरता है। उसे किसी भी हालत में सिल्विया चाहिए। वो आर्थर पर आग का जादू चलाता है। तभी आर्थर अपने ड्रैगन पार्टनर की दी हुई खास शक्ति एक्टिवेट कर देता है और पूरा समय जैसे थम जाता है। सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आर्थर उसे बताता है कि अब उसका जादू काम नहीं करेगा। सेबेस्टियन डर जाता है लेकिन फिर भी दिखावे के लिए कहता है कि आर्थर एक रॉयल मैच से नहीं जीत सकता। आर्थर बिना छुए ही सेबेस्टियन की टांग तोड़ देता है। सेबेस्टियन दर्द से चिल्लाता है और मदद की गुहार लगाता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आर्थर उसे चेतावनी देता है, अगली बार कुछ करने से पहले सोच लेना, मैं तुम्हें यूं ही छोड़ने वाला नहीं। और तभी सेबेस्टियन को आर्थर के पीछे एक ड्रैगन की परछाई दिखाई देती है। इसे देख वो इतना डर जाता है कि डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो जिससे भिड़ रहा है वो उसकी समझ और ताकत से बहुत ऊपर है। इसी वक्त आर्थर की टाइम सीज करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है क्योंकि बहुत थक चुका होता है। समय फिर से सामान्य हो जाता है। सभी को होश आता है और आर्थर वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। कई दिन बाद आर्थर को होश आता है। उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा होता है और वो समझ जाता है कि कुछ सेकंड के लिए भी टाइम रोकने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। तभी एलिस सिल्विया के साथ कमरे में आती है। वो आर्थर को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। आर्थर उसे पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। एलिस बताती है कि सब लोग बहुत चिंतित थे लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आर्थर ठीक हो जाएगा। फिर भी एलिस बहुत परेशान थी। आर्थर कहता है कि वो अपना मन थोड़ा बदलने के लिए मार्केट जाना चाहता है। एलिस उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर एलिना के लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं। खरीदारी करते हुए आर्थर को पैसे की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा की नौकरी शायद चली गई है। तब एलिस बताती है कि उसके पास कुछ साइड जॉब्स भी हैं और पैसे की चिंता ना करे। शॉपिंग के बाद वे घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर आर्थर देखता है कि रेनोल्ड किसी मेहमान के साथ बहुत गुस्से में बहस कर रहे हैं। आर्थर पूछता है कि क्या हो रहा है लेकिन एडम और डर्डन उसे चुप रहने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद आर्थर को अंदर बुलाया जाता है। रेनोल्ड उससे पूछते हैं कि अब वह कैसा महसूस कर रहा है। आर्थर कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। तभी मेहमान खड़ा होकर आर्थर को सलाम करता है और राजा ब्लाइन की ओर से माफी मांगता है उस पूरी घटना के लिए जो पहले हुई थी। राजा की तरफ से कुछ पैसे भी भेजे गए हैं ताकि मामले को शांत किया जा सके। आर्थर को लगता है कि जिस चीज को वो अपनी जान पर हमला मानता है उसे ये लोग बस एक घटना कहकर छोटा बना रहे हैं। फिर भी वो माफी स्वीकार कर लेता है। मेहमान रेनोल्ड से कहता है कि आर्थर बहुत होशियार लड़का है। वो यह भी बताता है कि दोनों सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है जिन्होंने आर्थर पर हमला किया था। लेकिन रेनोल्ड इससे संतुष्ट नहीं होते और बहस करने लगते हैं। आर्थर बीच में आता है और दोनों को शांत करता है। वो कहता है कि गलती उसकी भी थी, उसने राजा से रूखा व्यवहार किया। जब बात उस रॉयल मेज सेबेस्टियन की आती है तो मेहमान बताता है कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है
और वह अब अस्पताल में भर्ती है। वो बताता है कि होश में आने के बाद सेबेस्टियन लगातार चिल्ला रहा था कि आर्थर ने उसकी टांग तोड़ी है। रेनॉल्ड कहता है कि यह तो पूरी तरह से झूठ है क्योंकि किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। मेहमान समझाता है कि शायद उन सैनिकों की मानव ऊर्जा उलटकर सेबेस्टियन के स्पेल में बाधा बन गई और इसी से वो घायल हो गया। फिर वो आर्थर को सलाह देता है, तुम में इतनी प्रतिभा है कि राजा की नजरों में आ गए हो, लेकिन तुम्हें तौर तरीके भी सीखने होंगे। हर कोई राजा जितना माफ करने वाला नहीं होता। रेनॉल्ड को यह बात सही लगती है। वो माफी और पैसे दोनों को स्वीकार कर लेते हैं और आर्थर को वो पैसे सौंपते हैं क्योंकि हमला उसी पर हुआ था। वो कहता है इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इस घटना से आर्थर को एक गहरी सीख मिलती है, ताकत होना काफी नहीं, उसे बचाने के लिए प्रभाव और अधिकार भी चाहिए। वो सोचता है कि अगर उसे खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो उसे ऐसा प्रभाव बनाना होगा जो राजघराने से भी टक्कर ले सके। और उसके मन में एक ही जगह आती है जहाँ से वह यह सब शुरू कर सकता है, जायरस मैजिक एकेडमी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।